आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेली राजपूता की मलका का दूसरा नॉवेल मेहरुन्निसा, जिसे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको मज़ीद आगे शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम सुनने वालों से कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में ये भी लिखें कि वो कौन सा अगला नॉवेल सुनना चाहते हैं, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। सब्सक्राइब करने के लिए मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर की शुक्रगुजार रहूंगी। अब आगे बढ़ते हैं। मेहरुन्निसा का बकिया हिस्सा। सुबह मोमो को जॉगिंग ट्रैक पर देखकर मैं जो बेंच पर बैठा सांस हमवार कर रहा था, खुशगवार हैरत से बोल उठा, डॉक्टर मेहरुन्निसा और जॉगिंग डॉक्टर हसन और रेस्ट। इसने मेरे यूं बेंच पर बैठने पर ताक कर हमला किया तो मैं बेइख्तियार हंस दिया। अब डॉक्टर हसन बूढ़े हो गए हैं, मोमो भी अब रेस्ट करना पड़ता है। वो मेरे साथ बेंच पर बैठ गई। इस बेंच के पीछे लगे दरख्त की टहनियां कदरे झुक कर हमारे सरों पर साया कर रही थी। बादे सबा के खुशगवार झोंकों से टहनियों पे लगे पत्ते फड़फड़ा से जाते थे। मोमो ने हाथ बढ़ाकर एक पत्ता तोड़ लिया, फिर इसे टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर गिराने लगी तो मैंने एक नजर इसके सफेद हाथ और उनके दरमियान पकड़े पत्ते पे डाली। आपको याद है सर, हम रोज इधर बैठा करते थे। वो पत्ते को देखते हुए दूर कहीं खोसी गई। मुझे कुछ भी नहीं भूला मोमो, मैंने कदरे थक कर टिक लगा ली। आपने शादी क्यों नहीं की सर? इसके लहजे में उलझन थी। सर झुकाए कदरे आगे होकर बैठी, पत्ते के टुकड़े कर रही थी। इसके अंधों पे इसके भूरे स्ट्रिकिंग शुदा बाल लहरा रहे थे। मैंने तुम्हें बताया था ना, कोई मिली नहीं। मेरे लहजे में आजर्दगी से मिटाई। इसने पत्ते का आखिरी टुकड़ा भी जमीन पर फेंक दिया। मैंने इसके सफेद हाथों को देखा और एकदम मेरी निगाहें एक चीज पे ठहर सी गई। मैं एकटक इसकी कलाई को देखे गया। वक्त जैसे रुक सा गया था। इसकी मरवाली कलाई में वो पिंक घड़ी आज भी मौजूद थी। इसका रंग फीका हो चुका था। इसके डायल ने वक्त बताना छोड़ रखा था, मगर मोमो ने अभी इसे खुद से जुदा नहीं किया था। इसी पिंक रंग की घड़ी ने आखिर मुझसे वो कहलवा दिया जो मैं खुद से कहने से भी डरता था, जो मैं हैदर से भी कहने से डरता था और जो मैं मोमो से कहने से भी डरता था। मुझसे शादी करोगी मोमो? इस खूबसूरत पार्क की संगी बेंच पर बैठे निगाहें इस पिंक रिस्ट वॉच पर जमाए। मुझे दुनिया वालों का खौफ महसूस नहीं हुआ था। मुझे अपनी 48 बरस की उम्र के बावजूद एक 26-27 साल लड़की को प्रपोज करते हुए किसी का डर नहीं था। मोमो ने सर उठाकर मेरी जानिब देखा। इसकी बुरी आंखों में आंसू थे। क्या आपको वाकई मुझसे पूछने की जरूरत है सर? इसका लहजा शाकी था और बिलाखिर मैंने मेहरुन्निसा को पा ही लिया था। मेरी और मोमो की शादी 26 नवंबर 1997 को बहुत सादगी से हुई थी। तमाम गैदरिंग मोमो के घर पर थी। मेरी जानिब से मेरे चंद दोस्त थे। रिश्तेदारों से तो मैं कब से कटा हुआ था और आंटी की वफात के बाद मोमो भी कट गई थी, सो इसकी तरफ से भी चंद कुलीग डॉक्टर ही थे। अलबत्ता सबीन कनाडा से स्पेशल आई थी। मोमो को तैयार भी उसी ने किया था। जब मैंने हैदर के घर के ड्राइंग रूम में सबीन को सजी सवरी मोमो का हाथ थाम कर अंदर लाते देखा तो एक पल को तो मैं मबहूत सा हो गया। लाइट पिंक और सिल्वर रंग की कामदार शलवार कमीज में मलबूस नाजुक ज्वेलरी पहने इस नाजुक सी लड़की के हुस्न को जरा सा मेकअप ने दो आतशा कर डाला था। बावजूद अपने जूड़े के इसके माथे पर गोल्डन ब्राउन स्ट्रीक शुदा कटे हुए बाल निकल ही आए थे। पहली दफा मैंने मोमो को कदरे सिमटी सिमटी और निगाहें झुकाए देखा था। ब्लू साड़ी में मलबूस सबीन ने मोमो को सहारा देकर सोफे पर बिठा दिया। ये वही सोफा था जहां बैठकर बरसों पहले मोमो बहुत रोई थी। बैठ जाओ हसन, सालियों किसी शरारती अंदाज में सबीन ने मुझसे कहा। वो मेरी साली थी, कम अज कम वो खुद यही कह रही थी, हालांकि वो मोमो की खाला लगती थी। मैं मोमो के पहलू में बैठ गया। इसके दोनों हाथ गोद में धरे थे। इनमें से मेहंदी की ताजा ताजा भीनी भीनी सी खुशबू उठ रही थी। जूता चुपाई, दूध पिलाई, ढोलक, ऐसा कुछ ना हुआ। इस उम्र में मुझे वो सब बहुत बचकाना लग रहा था। बस चंद एक तस्वीर उतारी गई जो सबीन नहीं उतारी थी। रुखसती के वक्त मोमो सबीन के गले लगकर खूब रोई। हालांकि मुझे मोमो से ये उम्मीद नहीं थी, मगर वो बहरहाल रोई थी। खाला मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मगर वो सबीन के गले लगकर आंसू बहाते हुए कुछ कह रही थी। गैरों जैसी बातें क्यों करती हो मोमो? तुम तो मेरी बेटी हो। माएँ तो बेटियों के लिए बहुत कुछ करती है। सबीन ने साड़ी के पल्लू से आंखें खुश की। अच्छा, अब अपने कजन से तो मिलो। मोमो माई हलीमा और फिर अपने तीनों कजन से खूब प्यार से मिली और अपने आंसू साफ किए। मैंने होले से मोमो का बाजू थामा। अब मोमो मेरे हवाले करो सबीन, तुम फिक्र मत करो। सबीन भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। यूं मेरी जिंदगी के इस बेहतरीन दिन खुशबुओं में बसी मोमो मेरे साथ रुखसत होकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर आ गई। ले ये काटे, मैं जरा गोश्त धो लूं। प्याज की प्लेट छुरी समेत इसने मेरे सामने मेज पे रखी और खुद किचन में चली गई। मैंने अखबार से नजर हटाकर एक लम्हे को प्याजों की प्लेट को देखा, फिर गर्दन फेर कर पीछे बने किचन में सिंक के आगे गोश्त को धोती मोमो को। तुम्हारा मतलब है कि मैं, यानी मैं डॉक्टर हसन रजा PhD प्याज काटूं? मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आता। जी हाँ, मेरा यही मतलब है। इसने बड़े सुकून से जवाब दिया। वो घर के कपड़ों में मलबूस थी, बालों की पोनी बना रखी थी,
मगर माथे वाले बाल फिर भी चेहरे पर आ रहे थे। दुपट्टा गले में था और आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड की हुई थी। आर यू सीरियस? मैं मसनूई हैरानी से चीखा था। जी डॉक्टर साहब, मुझे बिरयानी बनानी है, इसका मसाला तैयार करना है और आप प्याज काटेंगे। वो तेजी से गोश्त को धोकर टोकरी में डालते हुए निगाहें अपने काम की जानिब मरकूज की कह रही थी। वाह, मुझे क्या पता था कि तुम मुझसे शादी करके दूसरे हफ्ते ही काम भी करवाना शुरू कर दोगी, वो भी प्याज। उफ, मैं बड़बड़ाते हुए प्याज उठाने लगा। इतनी सारी प्याज से तो हम 2 लोगों के लिए तुम खाना बनाओगी? मैंने छुरी संभाल ली, मगर अपनी प्यारी बीवी को ताने देने ना भूला था। नहीं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, साथ में मिसेस फारूक के घर भी भिजवाने हैं। असल में इनका फोन आया था, इनकी नौकरानी नहीं है ना, तो उन्होंने तुमसे ये कहा कि तुम उनको बिरयानी बनाकर भेजो। ला हौले वला कुव्वत। मैंने सर झटका। अरे नहीं, वो क्यों कहती, उन्होंने तो यूं ही जिक्र किया था। मैंने कहा था खाने की फिक्र ही ना करें, मैं बनाकर भेज दूंगी। बेचारी इतना शुक्रिया अदा कर रही थी, मुझे तो शर्मिंदगी होने लगी थी। अस्तगफिरुल्लाह मोमो, वो अपना काम निकलवाने वाली बेचारी हैं और शर्मिंदा तुम हो रही थी। मैंने प्याजों का छिलका उतारते हुए उसे टोका था। ओफो, ऐसे तो नहीं गए हसान। टमाटर काटते हुए इसने कदरे बुरा मानकर मुझे देखा। वो अब मुझे हसान कहती थी। अच्छा ठीक है, तो अब ये बाकी बिरयानी तुम मिसेस फारूक को भेजोगी। प्याज काटते मेरी आंखों से आंसू रहते, आवाज भी भीग सी गई थी। सारी नहीं, मिसेस ताहिर को भी भिजवानी है। मैं तनक कर उसे देखने लगा। ये कौन है? वही ताहिर साहब की बेगम, नई नई शादी हुई है जिनकी, वो जो अभी परसों ही यहाँ शिफ्ट हुई हैं। मुझे याद दिलाते हुए इसकी निगाहें मुझ पर थी, मगर हाथ उसी रफ्तार से चल रहे थे। हाँ याद है। तो इन पर क्यों करम नवाजियां कर रही हो हसान? उनकी नई नई शादी हुई है और वो अभी तो शिफ्ट हुई हैं, उनको खाने की प्रॉब्लम होती होगी ना। सादा से अंदाज में कहकर इसने कटे हुए टमाटर एक तरफ रखे और अदरक उठा ली। बस मिल गई पूरी कॉलोनी को मुफ्त की खात्मा, जो काम करके खुद ही शर्मिंदा भी होगी और वो एहसान करके तुम्हारे हाथ का बना खाना लेकर मजे उड़ाएंगे। सुभान अल्लाह। मैंने सताइशी अंदाज में सर झटका। तुम भी नई शिफ्ट हुई हो और तुम्हारी भी अभी शादी हुई है, मगर बहुत सादा हो तुम। मैं गहरी सांस भरकर प्याजों की जानिब मुतवज्जा हो गया। ओहो हसान, इसने अदरक काउंटर पे रखी और दुपट्टे से हाथ पोंछती मेरे पास आ गई। मैं सोफे पर बैठा था, वो मेरे सामने मेज पर बैठ गई। अगर हम किसी का ख्याल करेंगे तो कल को वो भी हमारा ख्याल करेंगे, और आपको कहाँ से गलतफहमी हो गई कि मैं हाल ही में शिफ्ट हुई हूँ? इसने हंसकर मेरी जान देखा। मैं तो 1 बरस की उम्र से इस घर में आ जा रही हूँ, मेरी तो कुछ भी नया नहीं। मैंने सर उठाकर उसे शाकी नजरों से देखा। क्या ये रिश्ता भी नहीं? अरे, वो हंस पड़ी, फिर मेरे साथ सोफे पर बैठ गई और सर मेरे कंधे पर रख दिया। रिश्ता तो नया है, मगर हम तो पुराने हैं ना। और तो बहुत ही पुराना हूं मैं। बढ़ती उम्र के एहसास से कमतरी ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। मेरी आवाज में खुद ब खुद तंज तर आया। अब मैं भी पुरानी होती जा रही हूँ। वो मसनूई उदासी से बोली। 27 साल की हो गई हूँ, बड़ी मुश्किल से शादी हुई, वरना इतनी ओवर एज लड़की को कौन कबूल करता है। इसने एक लम्हे को गालों पर से यूं फर्जी आंसू पूछे कि मैं समझा वो रो रही है, मगर अगले ही पल वो हंस पड़ी। कहने को तो मैं भी हंस दिया, मगर दूर कहीं मेरे दिल में अजीब सा ख्याल आया था। पता है हसान, इसने लाड से सर मेरे कंधे पे रख दिया। मैं जब कनाडा में थी तो अक्सर सोचा करती थी, पता नहीं आपका इंतखाब कौन सी लड़की होगी, और दिल ही दिल में मुझे उस लड़की से जेलसी होती थी। और जब इस रोज पार्क में आपने कहा मोमो तुम मुझसे शादी करोगी, तो मुझे लगा मैं जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपकी जिंदगी में इतनी अहमियत रखती हूँ मैं। वो आंखें मुझे बहुत जज्ब के आलम में कह रही थी। एकदम चौंक कर सीधी हो गई। ओह, ऑयल गर्म हो गया होगा। वो किचन की तरफ भागी। मैंने एक नजर मुंह पर डाली। वो अब चूल्हा आहिस्ता कर रही थी। मुझे चंद लम्हे पहले वाली इसकी मसनूई आंसू वाली हरकत याद आ गई थी। उस रोज मुझे इल्म हुआ था कि मोमो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हसान, मैं बेडरूम में बेड पर बैठा, तकियों के साथ टिक लगाए एक थ्रिलर पढ़ रहा था, जब मुझे मोमो आवाजें देती अंदर आ गई। मैंने किताब पर से निगाहें उठाकर उसे देखा, फिर मुस्कुराया। जी शहजादी है मेरुनिसा। एक तो इतना बैकवर्ड नाम रखा है आपने मेरा, ऊपर से इसमें शहजादी का इजाफा भी कर देते हैं। वो बेड के करीब खड़ी होकर खफकी से बोली। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहिबा फरमाइए। इसकी कुलीग्स और अस्पताल का स्टाफ उसे मेहर कहता था। हाँ, मुझे जरा बताएं, ये आपने बनाया है? इसने एक सफेद कागज मेरी जानिब बढ़ाया। क्या है? मैंने किताब एक साइड पे रखी और एक कागज हाथ में लेकर खोला। ऐनक को दुरुस्त करके एक नजर ही कागज पर डाली तो मेरे सीने में एक हुक सी उठी थी। वो 12 साला मोमो का स्केच था, जो 12 साला मारिया ने बनाया था। यह आपने कब बनाया हसान, और मुझे क्यों नहीं दिखाया? कितना प्यारा है ना, मगर आपने कलर्स क्यों नहीं किए इसमें? और इस फोटो पर रेड रंग क्यों किया है? वो अपनी धुन में मगन बोली जा रही थी, जो वो समझ रही थी क्या मुझे बताने की जरूरत है। मैंने एक उदासी भरी सांस लेकर सर बेड ग्राउंड से टिका दिया, फिर कागज को चेहरे के सामने करके दोबारा देखा। वैसे आपने कब बनाया ये? वो मेरे सामने बेड पर बैठ गई और दोनों हाथों से खुले बालों को समेटने लगी। ये मैंने नहीं बनाया। मैंने कागज बेड साइड टेबल पर रख दिया। बाल समेटते इसके हाथ एक लम्हे को रुक गए, फिर कदरे उलझन में इसने मुझे देखा। ये मोमो ने बनाया था।
मगर मैंने नहीं बनाया। गोद में रखे कैचर उठाकर बालों को इसमें जकड़ते हुए वो इत्मीनान से बोली, तुमने नहीं, मेरी एक और भी मोमो थी। मैंने बगौर मोमो के चेहरे की तासुरात का जायजा लिया। वो सालिया मगर सादा निगाहों से मेरी जानिब देख रही थी। एक लड़की थी मालिया, मेरी अकेडमी में आया करती थी। इसका निकनेम भी मोमो था। मेरी इससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मैंने फिर कनखियों से इसके चेहरे को देखा। वो बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रही थी। माथे से बाल फिर निकलकर चेहरे पर आ गए थे, मगर वो मेरी जानिब पूरी तवज्जो होने के बायस महसूस नहीं कर पाई थी। मोमो, तुम्हें बुरा नहीं लगा कि मेरी एक दोस्त भी थी? इसके शफाफ और किसी किस्म की रकावत से बेनियाज चेहरे को देखकर मैंने तंग आकर पूछा। बुरा क्यों लगेगा? इसने हैरान होकर मुझे देखा। यही कि मैं तुमसे मोहब्बत का दावेदार हूँ और दूसरी जानिब तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने एक लड़की से दोस्ती की थी। अरे नहीं हसन, मैं यहाँ से आपको किसी वादे या रिश्ते का पाबंद करके तो नहीं गई थी। जिस तरह आपकी जानिब से आजाद थी, इसी तरह आप भी मेरी जानिब से आजाद थे। खैर, आप इस लड़की को बता रहे थे मोमो का, क्या ये वही लड़की थी जिसके लिए आपने सीट खाली रखी थी? मोमो ने फौरन बूझ लिया। वो जितनी ज्यादा लगती थी नहीं, हाँ ये वही थी। और इससे पहले कि तुम वाकईतन किसी गलतफहमी का शिकार हो जाओ, मैं तुम्हें बता दूं कि वो एक 12 साल बच्ची थी और मुझे बेटियों की तरह अजीज थी। मैं गलतफहमी का शिकार क्यों होंगी? आपकी तरह शक की ज़हनियत नहीं है मेरी। वो हंसकर बोली थी, बहुत एतबार है आप पर। मैं उसे मारिया के बारे में बताने लगा, किस तरह से सुतीली माने से घर से निकालकर अस्पताल में दाखिल करवा दिया और किस तरह वो खतरनाक ऑपरेशन की वजह से फौत हो गई। जब मैंने मोमो को बताया कि आखिरियत में इसके साथ था और इसने मेरे सामने मोमो का स्केच बनाकर ही कहा था कि आप अपनी मोमो को बना लें, तो मोमो बेख्तियार रोने लगी थी। वो ऐसी ही थी, दूसरों के दुख पर रोने वाली हमदर्द सी लड़की। इसकी आंखों से गिरते आंसू देखकर मैंने भी इख्तियार सोचा था, मोमो ने ये क्यों कहा कि इसे मुझ पर एतबार है, तो क्या मुझे इस पर एतबार नहीं है? मोमो ने बचपन में कभी मेरा स्केच नहीं बनाया था। ये रवैया इसने शादी के बाद बरकरार रखा था। फर्क सिर्फ इतना पड़ा था कि पहले वो मुझे इस खास सलूक की वजह नहीं बताती थी, अलबत्ता इसने झीपते हुए बता दिया था। मुझे डर लगता है कि मैं गलत सूरत न बना दूं। हाँ, मोमो के डर बहुत लगा करते थे। कभी इससे किसी सालन में नमक मिर्च तेज या कम हो जाता या फिर चावल चिपक जाते तो वो सारा खाना उठाकर फ्रिज में छुपा देती और मेरे नाम से कबली होटल से कुछ मंगवा लेती या कोई और चीज पका लिया करती। अगर मैं फ्रिज से खराब हुआ पकवान ढूंढ लूं तो ठीक, वरना खुद से वो मुझे कभी नहीं बताती थी। एक दफा 7 सिटिंग्स में मोमो ने पड़ोसन मिसेस ताहिर का पोर्ट्रेट बनाया, मगर आखिरी दिन इसने ये कहा कैनवस पर पेंट गिर गया था। तस्वीर जाया हो गई। चंद दिन बाद मुझे वो पेंटिंग इसकी अलमारी से मिल गई। इसमें वो चेहरे की साख्त ठीक से नहीं बना सकी थी। मैंने हंसकर पेंटिंग वापस रख दी। अगर वो आदत से मजबूर होकर अपनी गलती को छुपाना चाहती है तो मुझे मदाखलत नहीं करना चाहिए। वो बहुत सी बातें दूसरों की नाराजगी खौफ से इन्हें नहीं बताया करती थी। वो फितरी तौर पर बहुत बुज़दिल थी, मगर मोमो हसास बहुत थी। जहाँ इसे मेरी ज़रूरियात का कहे बगैर इल्म हो जाता, वहाँ वो मेरे एहसासात तक भी रसाई हासिल कर लेती थी। वो जानती थी मैं अपनी बढ़ती उम्र के बारे में एहसास कमतरी का शिकार हूँ, इसलिए अगर कोई फर्द किसी पार्टी में हम दोनों की उम्रों के तकाफुत पर तबसरा कर ही लेता तो वो जो बहुत नाइस थी, लगी लिपटी रखे बगैर करी करी सुना देती। मोमो मेरे साथ खुश थी और वो खुश थी तो मैं खुश था। उम्रों के फर्क से क्या होता है, हमारी उम्र में 22 साल का फर्क था, मगर हमारी शादी के बाद गुजरने वाला हर बरस पहले से ज्यादा हमें एक दूसरे के करीब ले आता था। हम दोनों एक मिसाली जोड़ी थे, पुरसुकून, खुश और मुतमईन। तो ये थी मेरी कहानी, मेरी और मेरे निसा की कहानी, जो बाज लोगों को किसी भी आम लव स्टोरी की तरह लगेगी तो बाज को मोहब्बत की एक तवील दास्तान। वो क्या फिक्रा होता है फेरी टेल्स के आखिर में, हाँ याद आया, और वो हंसी खुशी रहने लगे। तो मैं अपनी दास्तान का इख्तिताम भी इसी फिक्रे से करता हूँ। मैं डॉक्टर हसन रजा, जिसने डॉक्टर मेहरुन्निसा हैदर से बेहद मोहब्बत की, तवील मुसाफत के बाद शादी कर ली और यूं हम दोनों हंसी खुशी रहने लगे। ये था एक अच्छी कहानी का अच्छा खुशगवार अंजाम, मगर काश कि मैं ये लिख सकता, काश मैं अपनी कहानी को यहीं खत्म कर सकता, लेकिन नहीं। अभी मेरी और मोमो की दास्तान अपने इख्तिताम को नहीं पहुंची। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि हकीकी जिंदगी में हंसी खुशी नाम की कोई शय नहीं होती। ये मोमो की कहानी है और ये मेहरुन्निसा की कहानी है, और औरत की मोहब्बत की दास्तानों के इख्तिताम पर हंसी खुशी कहानी नहीं हुआ करती। यही बताने के लिए तो मैं ये दास्तान आपको सुना रहा हूँ। अगर आप किसी रोमांटिक किस्म की अफसानवी से हैप्पी एंडिंग की मतलाशी हैं तो ये दास्तान यही खत्म कर डालिए। सफ़े पलटकर कोई रोमानवी सी कहानी खोल लें जिसमें नौजवान और बेतहाशा खूबसूरत लड़का लड़की मामूल रुकावटों के बाद शादी करके हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप औरत की असल मोहब्बत, औरत की मोहब्बत के असल को जानना चाहते हैं, उसकी हकीकत को समझना चाहते हैं, तो फिर आपको मेरे साथ चंद बरस और आगे चलना होगा। मैंने जो ही सिगरेट के पैकेट के लिए जेब में हाथ डाला, मोमो ने मेरे सामने मेज पर एस्ट्रे रख दी। कम पिया करें इंसान। थोड़ी देर बाद जब मैंने आदतन सिगरेट की कश लगाई, किचन में काम करती मोमो ने खफगी से कहा, आपको पता है ये आपको नुकसान देगी।
میں نے ایک نظر کچن میں کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی مومو پر ڈالی. آدھے بازو والی اسٹائلش سی قمیض شلوار پہنے, دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالے, وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے. مجھے گور رہی تھی اس کے ماتھے پر اس کی بوری پونی ٹیل سے بال نکل کر لہرا رہے تھے. شادی کے بعد سے لے کر اب تک اس نے بالوں کی لیندھ اور کٹنگ نہیں بدلی تھی. روز نہیں پیتا. میں نے سگریٹ کا آخری کش لگا کر اسے نہایت فرما برداری سے ایشٹرے میں پھینک دیا. اب کیا فائدہ, اب تو ختم بھی ہو چکی تھی. میری چیٹنگ کو بھاپ کر وہ برا سا منہ بنائے رخ موڑ کر سبزی کاٹنے لگی. ہماری شادی کے ان 8 برسوں میں مومو نے کبھی نوکرانی نہیں رکھی تھی. وہ ہر کام خود کرتی تھی, ڈسٹنگ سے گارڈننگ تک, کپڑوں کی دھلائی سے کوکنگ تک. مومو کو کبھی ہیلپر کی ضرورت نہیں پڑی تھی. یہ اس کا گھر تھا. وہ کہتی تھی مجھے اس کے دور دیوار سے, اس کے گملوں, اس کی مٹی تک سے پیار ہے. اور وہ اتنے ہی پیار سے اس گھر کے تمام کام کرتی تھی. اس نے پریکٹس چھوڑ دی تھی, اس نے آرٹ اکیڈمی چھوڑ دی تھی. وہ بس اپنے گھر سے محبت کرتی تھی, سجاتی سنوارتی رہتی تھی. میں چینل بدلتے ہوئے کنکیوں سے اس کی جائزہ لے رہا تھا. مجھے بھوک لگ رہی تھی, صبح ناشتہ نہیں کیا تھا اور اب مومو دوپہر کے کھانے کی تیاری کری تھی. کھانے میں دیر ہے, فی الحال یہی کریں. اسی وقت اس نے آملیٹ اور ٹوسٹ میرے سامنے رکھے. تمہیں کیسے پتا چلا مجھے بھوک لگی ہے؟ باوجود کوشش اور اتنے برسوں کی پریکٹس کے میں ہر بار اپنی حیرت چھپا نہیں پاتا تھا. جواباً وہ مسکرائی. مسکرانے سے اس کی آنکھوں کے گرد دھیمی دھیمی سی لکیریں پڑ جاتی تھیں. ان لکیروں کے علاوہ کوئی علامت نہیں تھی جو اس کو 34 برس کا بتاتی تھی. وہ بھی 22-23 سالہ لڑکیوں کی طرح دلکش اور اسمارٹ تھی. بس مجھے پتا ہے کہہ کر کچن میں واپس چلی گئی. میں نے پلیٹ اپنی جانب کھسکائی اور نیوز دیکھتے ہوئے آملیٹ کھانے لگا. یکدم مجھے پیاس لگی. یہ لے پانی. مومو نے پانی کا لبلب بھرا ہوا گلاس میرے سامنے میز پہ رکھا. مومو تم. میں گہری سانس بھر کر رہ گیا. وہ کچن میں واپس چلی گئی. میں نے آملیٹ کھاتے ہوئے چینل بدلا. ایک چینل پر ڈرامہ رہا تھا تو پتہ نہیں کون سا تھا, مگر اس میں ایک اداکار غالباً ہمایوں سعید ایک روتے ہوئے چھوٹے سے بچے کو اٹھائے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا. سبزی کاٹتے کاٹتے مومو کے ہاتھ ایک دم رک گئے. بچے کی رونے کی آواز پر اس نے مڑ کر ٹی وی اسکرین کو دیکھا. اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید سا پڑ گیا. وہ چھری پلیٹ میں چھوڑ کر کچن سے نکل کر لیونگ روم میں ٹی وی کے قریب آئی. اس کی نگاہیں اسکرین پر جمی تھیں. اس کے لب ہولے سے کپکپا رہے تھے. میں نے اس کے چہرے کو نگاہوں کو حصار میں لیتے ہوئے چینل بدل ڈالا. اس کی مہویت ٹوٹی تھی. اس نے چوک کر گردن پھیر کر مجھے دیکھا, پھر سر جھٹک کر تیزی سے کچن میں واپس چلی گئی. اس کا یہ رد عمل میں پچھلے کئی برس سے دیکھ رہا تھا. وہ جو میں نے کہا تھا نا, ہر کہانی اختتام پر ہیپی اینڈنگ نہیں ہوا کرتی. تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی. اس بات کا مجھ پر نہیں, مومو پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا. شادی کے بعد اکثر وہ ڈپریسڈ ہو جایا کرتی تھی. کبھی کبھار ڈپریشن کے دورے بہت شدید ہوا کرتے تھے. وہ اکثر رات کو نیند میں بولتی ہوئی تھی. میں سننے کی کوشش کرتا, مگر اب میں بوڑھا ہو چکا تھا. میری حسیات کی کارکردگی 50% تک گھٹ چکی تھی. باوجود کوشش کے میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. پھر ایک روز میں نے اس سے پوچھ ہی لیا, میں بانجھ ہوں حسان. وہ ایک دم رونے لگی. میں کبھی ماں نہیں بن سکتی. میں آپ کو اولاد نہیں دے سکوں گی. مجھے نہیں چاہیے اولاد مومو, بس تم خوش رہا کرو. واسو پوچھ کر سر ہلا دیتی, مگر میں جانتا تھا یہ غم اس کو اندر ہی اندر کھا رہی ہوں. لگتا تھا جیسے اس کے وجود کا کوئی حصہ بیچ راہ میں گم ہو گیا تھا. خیالات کی رو میں بھٹکتے تھے. میں نے ایک دم چوک کر مومو کو دیکھا. وہ خاموشی سے نچلا بے دردی سے کچلتی ہوئی سبزی کاٹ رہی تھی. اس کی آنکھیں بہہ نکلنے کو بےتاب تھی. میں نے تعصب سے اسے دیکھ کر سر جھکا دیا. کب لائٹ آف کرو گی؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی مومو کو نگاہوں کو حصار میں لیتے میں نے مسکراہٹ ہلکی رکھتے ہوئے پوچھا. وہ جو چہرے کی کلینزنگ کر رہی تھی, میرے یوں دیکھنے پر جھیپ کر مسکرائی. کر دیتی ہوں ڈاکٹر صاحب, ذرا کلینزنگ تو کر لو. وہ نگاہوں کو نیچے جھکائے جھیپے انداز میں بولی. میں نے مسکرا کر ساتھ رکھا فیشن میگزین اٹھا لیا. یوں ہی صفحے پلٹ کر نہایت غیر دلچسپی سے دیکھنے لگا. مومو, یہ اس ایکٹریس کا کیا نام ہے؟ میں نے ایک اداکارہ کی تصویر دیکھتے ہوئے جیسے یاد کرتے ہوئے پوچھا. ایکٹریس کے نام یاد رکھنے میں ہمیشہ سے کمزور رہا تھا. موئسچرائزر چہرے پر ملتے ہوئے اٹھ کر میرے قریب آ گئی اور قدرے جھک کر صفحے پر دیکھا. ڈیمی مور ہے, نیچے لکھا تو ہوا ہے. وہ میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھی. اب ڈیمی مور صاحبہ پر لکھا گیا چٹپٹا کالم پڑھنے لگی تھی. اس کے ہاتھ ابھی تک چہرے پر موئسچرائزر مل رہے تھے. اچھا, میری اینک نہیں تھی اس لیے پڑھ نہیں سکا. اب لائٹ آف کر دو نا. وہ میری بات سنے بغیر میگزین پر جھکی قدرے حیرت سے کچھ پڑھ رہی تھی. حسان, یہ لڑکا کون ہے؟ اس کے چہرے پر متحرک ہاتھ اب رک چکے تھے. میں نے ڈیمی مور کے ساتھ تصویر میں کھڑے لڑکے پر بے توجہی سے نگاہ ڈالی اور کیپشن پڑھا. کوئی ایشٹن صاحب ہے؟ نہیں. اس نے میگزین میرے ہاتھ سے لے لیا. یہ تو بچہ ہے بالکل, تو کیا ہو گیا؟ میں نے جوائی وہ مشکل ہو کی. مجھے نیند آ رہی تھی اور وہ محترمہ لائٹ آف کرنے کا نام نہیں لے رہی تھی. کون ہے بھائی؟ ڈیمی مور کا بیٹا ہے کیا؟ ارے نہیں حسان, بیٹا کہاں, بوائے فرینڈ ہے اس کا. مگر یہ تو بالکل ٹین ایجر لگتا ہے. اوف توبہ, یہ ڈیمی مور کو اس عمر میں کیا سوچی. اب وہ بڑے شوق سے آرٹیکل پڑھ رہی تھی. میں بور سا ہو گیا. اس عمر میں کیا مطلب؟ وہ تو اب بھی جوان لگتی ہے. جوان کا ہے, مجھ سے بھی بڑی ہوگی. اور یہ ایشٹن تو اس سے آدھی عمر کا ہے. لو کر لو گل. پہلے ڈیمی مور نے اتنے ایجڈ بروس ول سے شادی کی تھی, تب یہ جوان تھی. اور بروس ولز بڑی عمر کا. پھر اسے طلاق لے لیا اور بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں تو آدھی عمر کا بوائے فرینڈ لا ہولے والا ہوا. بس
होती हैं कुछ औरतें जिन्हें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का शिकार कहते कहते रुक गया। एकदम मैं बिल्कुल सुनसा हो गया था। कई साल पहले मैंने मोमो को कहा था कि वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का शिकार है, मगर मुझे यकीन सा हो चुका था कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसने मुझसे शादी किसी नफसियाती हिसकी तिस्किन के लिए नहीं की, बल्कि मेरी मोहब्बत में की है। लेकिन उस रात अचानक वो मुझे बात याद आ गई थी। पता नहीं क्यों मैं एकदम बेजार सा हो गया था। लाइट ऑफ कर दो। मैं बिस्तर पर करवट दीवार की तरफ करके लेट गया। सो गए। मैगजीन साइड पे रख के मोमो ने मुझे पुकारा। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी। दिन में कितनी बार मैं अपनी शक्ल देखता था। क्या मैं इस काबिल था कि मैं मोमो जैसी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की और खुद निसार लड़की से शादी करता? वो मुझसे शादी करती? क्या ऐसा हो सकता था? मैं एक आम सी शक्ल का मर्द था। मेरे अंदर जाहिरी तौर पर सिवाय एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी की कोई खूबी न थी। मेरे एहसास से कमतरी नहीं था मुझे, बल्कि ये कुछ और था जो मुझे ये सब कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। एक मुबहम सा ख्याल जिसे मैं अनगुजरे बरसों में भुला चुका था, एक दफा फिर मेरे जहन में वापस आ चुका था। वो ख्याल क्या था? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? डॉक्टर साहब, कल मेरे साथ शॉपिंग पर तो चलें? मेरे साथ पार्क में वॉक करते हुए एकदम मोमो ने फरमाइश की। जब इसे मुझसे कोई काम होता वो मुझे डॉक्टर साहब कहती थी। अच्छा, सोचेंगे। मैंने टाल दिया। वो कदरे मायूस होकर पथरीली रोश पर चलने लगी। वो आगे चल रही थी, मैं पीछे था। अतराफ में शाम के नील गुस्साए अपने पर फैला रहे थे। स्ट्रीट लैंप्स जल उठे थे। ऑफिस से घर वापस आने वालों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का शोर पार्क के पुरसुकून माहौल में खलल डाल रहा था। मैं और मोमो रोज इस टाइम घंटा भर वॉक करते थे। ये वो घंटा होता था जब हम दोनों बिल्कुल खामोशी से साथ साथ चलते थे, एक दूसरे से कोई बात ना करते थे, बस अपनी अपनी सोचों के भंवर में फंसे रहते। कभी मैं आगे निकल जाता तो कभी मोमो। वो घंटा भर पुरसुकून होता था। हाँ, अगर मोमो को कोई फरमाइश करना होती तो वो इसी घंटे में करती थी, जैसे उस रोज उसने की थी। मैं इससे 2 कदम पीछे चलते हुए इसकी पुश को देख रहा था। इसके शोल्डर कट बाल हमेशा की तरह कैचर में हाफ बंधे थे। वो सर झुकाए कुछ सोचते हुए चल रही थी जब दफातन टक्कर रुकी और दाएं जानिब देखा। मैंने इसकी निगाहों के ताक़ुब में नजर दौड़ाई। हमारे से चंद कदम के फासले पर दाएं जानिब एक छोटा सा 7-8 बरस का बच्चा अपनी माँ से बातें करता हुआ गुजर रहा था। इसने सर पर पीके पहन रखी थी और चलते हुए माँ की उंगली पकड़ रखी थी। मोमो ठिठक कर उनको देख रही थी। वो दोनों मुखालिफ सिम से आ रहे थे। हमारे करीब पहुंचकर एक दफा फिर हमसे दूर हो जाने लगी तो मोमो चेहरा मोड़कर उनको देखने लगी। मैं इनसे चंद कदम पीछे था। अब मुझे इसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं अपनी निगाहें 7-8 साल बच्चे की पुष्ट पर जमाए। मोमो की बड़ी लंबी आंखों में इतनी बेबसी, इतनी हसरत और इतना कर्ब था कि मैंने बेख्तियार आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। चलो मोमो, घर चलो। मैं इसे इस बच्चे से दूर ले जाना चाहता था। मोमो ने सख्ती से मेरा हाथ झटक दिया। वो अब भी इस बच्चे को अपनी माँ के साथ दूर जाता दिख रही थी। इसकी आंखें शिद्दत जब्त से सुर्ख हो रही थी। मोमो, मैंने इसे दोबारा पुकारा। इसने चौंक कर मुझे देखा, फिर एकदम मुड़ी और भागती हुई पार्क से बाहर जाने वाले रास्ते की जानिब जाने लगी। मेरी उम्र अब भागने वाली नहीं थी, सो मैं तेज तेज चलता हुआ उसके पीछे गया। मुझे पता था वो घर जा रही है। इसके पास रोने के लिए वही जगह थी। मोमो, मैंने दरवाजा बजाया। मोमो, दरवाजा खोलो, प्लीज खोलो ना। मगर उसने दरवाजा न खोला। शदीद डिप्रेशन में वो खुद को कमरे में बंद कर लिया करती थी। आज भी इसने यूं ही किया था। मोमो, दरवाजा खोलो। मैंने एक दफा फिर कहा, मगर इसने दरवाजा नहीं खोला। मैंने दरवाजे में नेस लॉक की होल से अंदर झांका। वो दरवाजे के बिल्कुल सामने वाली दीवार से टिक लगाए जमीन पर बैठी थी। इसका सर इसके घुटनों पर था और इसका कैचर कहीं गिर गया था। इसके बाल बिखरे थे, वो खुद भी टूटी हुई बिखरी हुई लग रही थी। इसकी दबी दबी सिसकियों की आवाज और हौले हौले लरसता वजूद बखूबी बता रहा था कि वो रो रही है। शादी के बाद ये पहली दफा था जब वो बे औलादी गम में यूं फूट फूट कर रोई थी। इस तरह हिचकियों के साथ तो वो सिर्फ एक दफा अपने घर के ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ कर रोई थी। क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है कि वो क्यों रोई थी? जब मुझे याद किया था, जब, और मैंने इनकार किया था। मोमो, मैंने फिर दरवाजा खटखटाया, मगर मोमो ने दरवाजा नहीं खोला। इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। अब मुझे सिसकियों के बजाय ऊंची आवाज में रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो रो रही थी, मेरी मोमो रो रही थी। वो जिसे मैंने सिर्फ एक दफा ऐसे रोते देखा था, वो आज दूसरी दफा ऐसे ही रो रही थी। पहली दफा जब वो ऐसे रोई थी, इसके बाप ने चुपचाप इसकी बात मान ली थी। वो कहता था उम्रों के बेतहाशा फर्क वाली शादियां गैर फितरी होती हैं, और जो गैर फितरी होती हैं वो एक दिन नाकाम होकर अपनी जगह वापस आ ही जाती। ऐसी शादियों से सिर्फ दिल टूटते हैं। वही हैदर मेरे लिए मोमो की बात मान गया था। आज इसका बाप जिंदा नहीं था, वरना इसको चुप करा देता, इसको मना लेता। मैं तो था, मगर मुझे इसको मनाना ही नहीं आता था। इसके जख्मों पर मरहम रखना ही नहीं आता था। मैं तो कभी मोमो के पीछे से पुकारने भी नहीं गया था। फिर भला मैं अब कैसे उसे मनाता? उस रात मैं स्टडी रूम में सो गया। मोमो पूरी रात रोती रही थी। जल्दी आ जाइएगा हसन,
मैं सुबह यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रहा था कि मोमो ने पीछे से आकर कहा। मैंने कंघी करते हुए ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने पीछे खड़ी अपनी स्मार्ट सी बीवी का अक्स देखा। आ जाऊंगा जल्दी, खैर तो है ना, मैंने मुस्कुराकर उसे देखते हुए परफ्यूम की शीशी उठाई। इसने शीशी मेरे हाथ से ले ली। मैंने पलट कर उसे देखा। वो असल में आज सारिम आ रहा है ना, इसकी छुट्टियां हैं, खाला ने उसे पाकिस्तान भेज दिया है। मैंने कहा खवा वो लाहौर में दूसरे रिश्तेदारों के पास क्यों रहे, इसलिए खाला को कह दिया कि छुट्टियों में वो इधर ही रहेगा। आखिर में मैं और दादू भी खाला की तरफ रहते थे। मैंने ठीक किया ना हसन, वो परफ्यूम मुझ पर स्प्रे करते हुए पूछ रही थी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। मैं होले से इसका गाल छूकर अपनी किताबों की जानिब बढ़ गया। सारिम के बारे में मुझे इतना याद था कि वो हमारी शादी पर मौजूद था, एक छोटा सा प्यारा सा 10-12 साल बच्चा। चलो अच्छा था वो आ रहा था, इसके आने से घर में रौनक हो जाएगी और मोमो जो अपने कजन्स को इतना मिस करती थी वो भी खुश हो जाएगी। यूनिवर्सिटी में क्लास के दौरान और फिर बाद में सारिम का ख्याल मेरे जहन से बिल्कुल निकल चुका था। मेरा दिन खासा मसरूफ गुजरा था। यूनिवर्सिटी के बाद मुझे बैंक में किसी काम से जाना पड़ गया। वहां से निकला तो एक पुराना दोस्त रास्ते में मिल गया। इसी चक्कर में शाम हो गई। मोमो की ताकीद मेरे जहन से बिल्कुल निकल चुकी थी। सो आराम से 5 बजे के करीब घर पहुंचा। लाउंज में दाखिल होते ही मैंने टाई की नॉट ढीली करते हुए कोट उतारकर सोफे पर रखा, अपनी किताबें सेंटर टेबल पर रखा। मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ने ही लगा था कि किचन के काउंटर के साथ खड़े इस अजनबी को देखकर चौंक सा गया। 6 फीट से निकलता, चौड़े कंधे, एथलेटिक जिस्म, वो जो भी था अच्छा खासा बॉडी बिल्डर लग रहा था। वो मेरी जानिब पुश्त करके खड़ा गालिबन जूस पी रहा था। ब्लैक पैंट पर सफेद टी शर्ट में मलबूस अजनबी नौजवान को अपने घर में देखकर मैं बुरी तरह झटका था। एक्सक्यूज मी, मेरी आवाज पर वो जूस पीते पीते किसी ख्याल से चौंका और पलट कर मुझे देखा। इसने शायद मेरे आने की आहट नहीं सुनी थी। कुछ से देखने पर वो मुझे पूरा मर्द लगता था। इसकी शक्ल पर अभी लड़कपन था। लंबे कद, चौड़े कंधों और मसल्स की वजह से वो अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा लगता था। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सारिम हूँ। इसने जूस का गिलास काउंटर पे रख के कदरे लापरवाह अंदाज में तारुफ कराया। मुझे तो गोया झटका लगा। सारिम तो मेरे जहन में सिर्फ 10-11 साल का बच्चा था, मगर ये तो भरपूर मर्द लगता था। हमारी शादी के वक्त वो 9 या 10 साल का था, तो अब 17-18 बरस का होगा। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। ओ सारिम, सॉरी मैं पहचाना नहीं। मोमो की कजन हो तुम, राइट? मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, मगर मेरे अंदाज में गर्म जोशी मफकूद थी। सारिम ने भी कदरे सर्द अंदाज में सलाम का जवाब दिया। अरे हसन आप आ गए। इसी लम्हे मोमो बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई। इसी लम्हे मुझे याद आया इसने मुझे जल्दी आने को कहा था। हसन ये सारिम है, बड़ा हो गया है ना? वो खुशी खुशी तारुफ करा रही थी। और सारिम ये मेरे हस्बैंड हसन है। इसने एक दफा भी मेरे देर से आने पर शिकवा ना किया। मैं मिल चुका हूँ। मैंने आवाज में गर्म जोशी पैदा करने की कोशिश की, मगर वो मुझे लाताल्लुक नजर आने वाला मगरूर सा लड़का पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया था। मोमो, मैं अंदर कमरे में हूँ, खाना लगे तो बुला लेना। मैं कोट उतार कर अंदर चला गया। नहा कर मेरा ख्याल था कि मैं फ्रेश हो जाऊंगा, मगर पता नहीं क्यों अजीब सी बेजारी मेरे वजूद पर छाई थी। मैं यूं ही बिस्तर पर लेट गया और छत को घूरने लगा। जब मैं टेंशन में हूँ या परेशान हूँ तो यूं ही लेट जाता था। मोमो फौरन मेरे पास आकर फिक्रमंदी से पूछती थी और मैं उसे बताकर दिल का बोझ हल्का कर लेता था। मगर इस शाम मोमो पूछने नहीं आई। वो अपने कजन की खातिर मदारात में मसरूफ थी। अगर वो पूछती तो मैं क्या बताता? मुझे तो खुद नहीं पता था कि मुझे परेशानी किस बात की है। रात खाने पर वो मुझे बुलाने आई तो मैं खामोशी से उठकर बाहर आ गया। किचन में रखी टेबल के गिर्द रखी 4 कुर्सियों में से मेरी मखसूस सीट पर सारिम बैठा था। मुझे कुछ कोफ सी हुई। मैं एक दूसरी कुर्सी खींचकर बैठ गया। मोमो खाना लगाने में इतनी मगन थी कि इसे एहसास भी ना हुआ कि सारिम मेरी कुर्सी पर बैठा है। शायद मोमो मेरी जगह किसी और को देने पर रजामंद हो गई थी। मैंने जहन में आए वसवसों को झटककर अपनी तवज्जो मेज पर रखे डिशेस पर मरकूज करने की कोशिश की। मैक्रोनीज, रशियन सैलेड, फ्राइड फिश और चिकन विद पाइनएप्पल। इसने गालिबन सारिम के लिए बनाए थे। मेरे लिए इसने अलग से अचार गोश्त बनाया था। मुझे तो खुश होना चाहिए था कि मेरी बीवी को घर आए मेहमान का कितना ख्याल था, मगर पता नहीं क्यों मुझे खुशी नहीं होती। ये लो ना सारिम, इसने मैक्रोनीज की डिश सारिम की जानिब बढ़ाते हुए कहा था। और जरा फ्राइड फिश टेस्ट करो, तुम फिश शौक से खाते हो ना। उसको सारिम की पसंद नापसंद का बखूबी इल्म था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे अच्छा लगता था, और सारिम को बहुत ख्याल रख रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हसन ये लेना। इसने मुझे सिर्फ एक दफा फिश खाने की ऑफर की, मगर मैं नफी में सर हिलाकर अपनी प्लेट पर झुक गया। मैं मछली नहीं खाता था, इसलिए दोबारा नहीं कहा। चंद लुक में खाकर ही मैं उठ गया। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? मुझे उठता देखकर मोमो ने हैरत और फिक्रमंदी से मुझे देखा था। सारिम इसी तरह लाताल्लुकी से खाना खाता रहा। नहीं, अच्छा है, बस मेरा पेट भर गया। अच्छा, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मुझे अफसोस था कि आज हम दोनों वॉक पर नहीं गए थे। कई सालों की रूटीन आज सारिम की वजह से टूटी थी। पता नहीं और क्या क्या टूटना बाकी था।
छुट्टी के दिन मैं देर से उठता था, फिर भी मोमो की ये कोशिश होती थी कि वो मुझे सुबह सवेरे उठाकर वॉक पर ले जाए। मोमो सुबह की वॉक शाम की वॉक की तरह रोज नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ छुट्टी वाले रोज करती थी। मैं वर्किंग डेज में वॉक पर जाता था और छुट्टी वाले दिन अमूमन सोना पसंद करता था, मगर मोमो हमेशा उठा देती थी। इस छुट्टी के रोज उसने मुझे नहीं उठाया और मैं खुद ही 8 सवा 8 बजे जाग गया। मुंह हाथ धोकर कमरे से निकला तो सारिम और मोमो किचन में खड़े थे। मोमो आटा गूंथते हुए बहुत ध्यान से सारिम की ग्रेजुएशन का कोई किस्सा सुन रही थी, जबकि वो हंसते हुए बता रहा था कि इसके हाथ में छुरी थी जिससे वो ऑमलेट के लिए प्याज काट रहा था। मैं खामोशी से आकर लिविंग रूम के वस्त में खड़ा हो गया, इन दोनों की जानिब पूछती, अब आगे क्या करोगे? लॉ? मोमो से मुखातिब करके पूछती हुई बकी आटा फ्रिज में वापस रखने के लिए पलटी ही थी कि दफ्तर इसकी निगाह मुझ पर पड़ी। इसकी बुरी आंखों में हैरत दर आई। इतनी जल्दी उठ गया आप? प्याज काटते सारिम ने गर्दन फेर कर मुझे देखा और सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहने के बावजूद भी लहजे को शगुफ्ता नहीं कर सका और रुख मुड़ कर मोमो को मुखातिब किया। वॉक पर नहीं चलना? आज रहने दे हसन, आज तो सारिम आया हुआ है। वो सहूलत से कहकर सारिम को देखकर मुस्कुराई थी। इसकी बड़ी बुरी आंखों में एक अजीब सा रंग था जो मेरे लिए अनोखा था। ये बहुत प्यार भरा मगर मुनफरिद सा रंग था। कल भी वॉक मिस कर दी थी। मैंने दबा दबा शिकवा किया। मुझे कोई परवाह न थी कि सारिम लब बीचते तमाम गुफ्तगू सुन रहा था। इट्स ओके हसन, वॉक तो होती रहेगी, मगर सारिम तो सिर्फ चंद दिनों के लिए आया है। इसके अंदाज में इत्मीनान था। मैं अंदर ही अंदर एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो चुका था। मैं लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर अखबार देखने लगा। कोई नई खबर न थी। LFO, सदारती इंतखाबात, सदर के वर्दी उतारे का दबाव, इराक जंग। किचन से मोमो और सारिम की बातों की आवाजें आ रही थी। मैंने अखबार का दरे बेजारी से मेज पर फेंक दिया और तेजी से दाखिली दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मोमो मुझे भला क्यों रोकती, इसके ख्याल में मैं वॉक पर जा रहा था। मैं तो जेलिसी के साथ हूँ और आप? सारिम की आवाज पर मैंने गर्दन उठाकर देखा। वो लिविंग रूम में बिछे कारपेट पर रखे कुशन पर बैठा मोमो से मुखातिब था। मैंने टीवी स्क्रीन को देखा। चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच हो रहा था। मैंने फौरन अखबार साइड पर रख दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है। कदरे खुशी से मैंने रिमोट उठाकर आवाज ऊंची की। मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरी फेवरेट टीम थी। मोमो हाथ में चिलगोजों की प्लेट ले आई। ये इसकी पुरानी आदत थी। वो चिलगोजों की डिश खुद लेकर एक एक चिलगोजा निकालकर मुझे पकड़ाया करती थी। खुद वो कभी नहीं खाती थी। वो सोफे पर मेरे साथ बैठी ही रही थी कि सारिम ने पूछ लिया, आप किसके साथ हैं मेहर? वो मोमो को मेहर कहता था और यही बात थी जो मुझे बुरी लगती थी। ठीक है, दोनों कजन्स थे और आपस में बेहद तकल्लुफी थी, मगर इसको खुद से उम्र में बड़ी मोमो को आप या बाजी कहना चाहिए था। लेकिन वो लड़का किसका मैच है? मोमो ने टीवी स्क्रीन को गौर से देखा। जब भी किसी फुटबॉल क्लब का मैच होता, मैं और मोमो हमेशा मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ होते थे। मुझे पता था अब भी वो मेरे साथ होगी। चेल्सी और MU का। मैं चेल्सी के साथ हूँ और आप? वो गर्दन मोड़े पूछा था। चलो, मैं भी चेली के साथ हूँ। खुश? इसने मुस्कुराते हुए चिलगोजे की गिरी निकाली। सारिम ने आगे हाथ बढ़ाया। वो ने गिरी इसके हाथ पे रख दी। इस लम्हे मुझे अपना वजूद इतना गैर जरूरी, बेवकत और बेमोल लगा था कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। कितनी आसानी से मोम ने कह दिया था कि वो चेल्सी के साथ है। वो कितनी जल्दी मेरा साथ छोड़कर सारिम के साथ मिल गई थी। मुझे हैरत हुई थी और इससे ज्यादा दुख हुआ था। मेरा ख्याल है मुझे नींद आ रही है। अखबार मेज पर रखकर मैं कटीले लहजे में कहता हुआ अंदर कमरे में गया। मेरे अंदर बहुत कुछ टूट फूट रहा था। मैंने बिस्तर पर लेटकर कंबल ओढ़ लिया और बाजू से आंखें ढांप ली, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। दरवाजा खुलने की आहट पर मुझे अंदाजा हुआ कि मोमो कमरे में दाखिल हुई है। हसन, क्या हुआ है? वो मेरे करीब बेड पर बैठ गई। इसके लहजे में फिक्रमंदी थी। मैंने आंखों से बाजू नहीं हटाया, मगर इसकी आवाज सुनकर मेरे अंदर लगी आग पर ठंडी फुहार पड़ने लगी थी। मेरी मोमो नहीं बदली थी, वो ऐसी ही थी। हसन, इसने जबरदस्ती मेरी आंखों से बाजू हटाया। मैंने खामोशी से देखा। क्या हुआ है? आप उठकर क्यों आ गए? इसने आहिस्ता से मेरे माथे पर हाथ रखकर मेरी तबीयत चेक करने की सही की। मुझे नींद आई है। आपको शायद बुरा लगा कि मैंने सारिम की साइड क्यों ली, है ना? वो मेरे दिल की बात जान गई थी। मैंने जवाब नहीं दिया। वो बहुत सेंसिटिव है हसन, अगर मैं इसे इतना छोड़ देती तो वो हर्ट होता। वो धीरे से मेरे माथे पे आए बाल हटाकर बोली थी, क्या वो वाकई नहीं बदली थी? इसे सारिम के हर्ट होने की परवाह थी, मगर मेरे हर्ट होने की नहीं। दिल ने कहा था, ये भी तो देखो कि वो तुम्हारी परवाह करते हुए परेशान होकर अंदर आई है। मेरे अंदर जैसे किसी ने मुझे समझाया। मैं कदरे मुतमईन सा हो गया। इट्स ओके मोमो, मैं ठीक हूँ। मुझे वाकई नींद आ रही है, मैंने नरमी से कहा तो वो खड़ी हो गई। अच्छा चले, फिर आप सो जाएं। और तुम? मेरे लबों से बेख्तियार निकले। सारिम कह रहा था कि इसे अपनी पुरानी कनाडा वाली एल्बम दिखाऊं, तो अब मैच खत्म होने के बाद वही दिखाऊंगी। कुछ देर लग जाएगी मुझे, फिर बातें भी तो बहुत करनी है, वो कह रही थी। और मेरे अंदर दिलो दिमाग की जंग एक दफा फिर छिड़ चुकी थी। पता नहीं वो कौन सी बातें थीं जो इन 3 दिनों में इन लोगों ने नहीं की थी। आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा, सो जाइएगा।
اس نے کمبل ٹھیک سے میرے اوپر ڈالا، لائٹ آف کی اور آستگی سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ الیکٹرا کمپلیکس کا شکار عورت جب عمر کی تیسری دہائی میں پہنچتی ہے تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اس کو اپنے سے آدھی عمر کے لڑکوں میں نے سر جھٹکا، بات ادھوری چھوڑی۔ کافی عرصے پہلے کتابوں میں پڑھی باتیں یاد آ رہی تھی، مگر مومو کو تو الیکٹرا کمپلیکس نہیں ہے، وہ ایک نارمل لڑکی ہے۔ اس نے مجھ سے محبت کی، شادی کی، کسی نفسیاتی گرہ کے باعث یہ بندھن نہیں باندھا۔ محبت کی شادی، کوئی جیسے میرے اندر ہنسا تھا۔ کبھی خود کو آئینے میں دیکھو، کیا تم اس کے ساتھ سوٹ کرتے ہو؟ وہ رات بھی بے چینی سے کروٹیں بدلتے گزری۔ حالانکہ اس روز یونیورسٹی میں زیادہ کام نہیں تھا، پھر بھی میں نہ جانے کیوں بے حد تھک گیا تھا۔ شاید اس لیے کہ دل و دماغ عجیب بوجھل پن کا شکار تھے۔ فضول وسوسوں سے جتنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی مجھے گھیر لیتے تھے۔ گھر آیا تو مومو ہمارے بیڈ روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی، کانوں میں بندے پہن رہی تھی۔ اس نے بال کھول رکھے تھے اور غالباً نے بلو ڈرائی کر کے سیٹ بھی کیا تھا اور ہلکا ہلکا سا میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ کافی پنک شفون جارجٹ کے ڈریس میں وہ سجی سنوری سی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو مومو۔ بہت عرصے بعد اسے یوں اپنے لیے سجا سورا دیکھ کر میرے جیسے پورے دن کی تھکن دور ہو گئی۔ جس نے گردن پھیر کر مجھے دیکھا، پھر اپنے مخصوص دل نشین انداز میں مسکرائی۔ میں نے تو ہمیشہ ہی بہت اچھی لگتی ہوں۔ اس کا لہجہ شوخ تھا۔ میں ایک دم چونکا۔ مومو ایسی شوق کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ بہت کم عمری میں وہ بوڑھوں کی طرح سنجیدہ رہنے لگی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کی آواز میں ایک کھنک سی در آئی تھی۔ وہ مجھے پچھلے 8 برسوں کے مقابلے میں زیادہ خوش اور زیادہ جوان لگ رہی تھی۔ بہت خوش لگ رہی ہو، بظاہر میں مسکراتا رہا مگر اندر سے میں نہ خوش تھا۔ اس نے مسکرا کر شانے اچکایا، پھر دوپٹہ کندھے پر سیٹ کر کے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر بولی، میں صحیح لگ رہی ہوں نا حسان؟ میں نے اس کے پیچھے، اس کے آگے اس کے دونوں کندھوں کو تھام لیا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو مومو۔ آئینے میں مجھے اس کا خوبصورت چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ آپ چلیں گے؟ بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں ایک دفعہ پھر سے سیٹ کرتے ہوئے مسرور سے انداز میں پوچھ رہی تھی، اوہ میں بتانا بھول گئی، میں اور سارم دامنے کو جا رہے ہیں۔ اس کو میں دراصل پاکستان گھمانا چاہ رہی تھی، آپ چلیں گے ساتھ؟ اس کے شانوں پر میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ تو تم اس لیے تیار ہوئی تھی؟ جی آپ آئیں گے؟ اس نے گردن میں موجود نیکلس کو ٹھیک کیا۔ میں نے اپنے ہاتھ ایک دم اس کے شانوں سے ہٹا دیے۔ نہیں تم جاؤ۔ میں اپنے کپڑے نکالنے الماری کی جانب بڑھ گیا۔ میرے اندر ہی اندر کوئی مجھے برچھیوں سے زخمی کر رہا تھا۔ چلیں آپ کی مرضی۔ اس نے پرس اٹھا کر کندھے پر ڈال دیا۔ کھانا کھا لیجیے گا، ہم تو شاید رات دیر سے آئے۔ وہ مجھے جاتے ہوئے ہدایت کر رہی تھی کھانے کی۔ میں خاموشی سے الماری میں کپڑے ادھر ادھر کرتا رہا۔ مہر چلے نا؟ باہر سے سالم کی آواز آئی تھی۔ ارے آ رہی ہوں نا۔ اچھا حسان خدا حافظ، وہ جلت میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ میں الماری کا پٹ کھلا چھوڑ کر کھڑکی کی جانب آیا اور پردہ سرکا دیا۔ وہ دونوں ہنستے بولتے باتیں کرتے گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، اتنے خوش کہ انہیں میری کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے، بہت خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ صبح سو کر اٹھا تو لیونگ روم سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں ان دونوں کی آوازوں کو پہچانتا تھا۔ اگر اس کا کزن چند دن کے لیے آ ہی گیا ہے تو مجھے یوں جیلسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بیچارہ آخر میرا کیا لیتا ہے؟ میں نے اپنے دل کو سالم کی طرف سے نرم کرنے کی کوشش کی۔ مجھے ان کے ساتھ جا کر مہمانداری نبھانی چاہیے، سوچ کر میں اٹھا اور فریش ہو کر باہر چلا آیا۔ رات وہ دونوں دامنے کو اور شکر پڑیاں سے خاصی دیر سے لوٹے تھے۔ مومو آئی تو میں سوتا بن گیا۔ اس نے مجھے نہیں جگایا، حالانکہ اسے علم ہونا چاہیے کہ میں رات 2-3 بجے سے قبل نہیں سوتا تھا۔ سب سے پہلے بڑھاپا نیند ہی تو چراتا ہے۔ میں فضول خیالات کو چھٹا کر لیونگ روم میں آیا تو مومو اپنا کینوس اور ایزل سیٹ کر کے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک برش تھا جبکہ دوسرے میں پینٹ کی پلیٹ۔ سالم اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے پوچھا۔ مومو جو بہت غور سے کینوس کو دیکھ رہی تھی میری بات پر چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ سالم کا پورٹریٹ بنا رہی ہوں۔ بات مکمل کر کے وہ برش سے کینوس پر اسٹروک لگانے لگی۔ میں جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ میرے دل و دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگی تھی۔ مومو نے کبھی میرا پورٹریٹ نہیں بنایا تھا۔ کتنی منتیں کی تھی میں نے اس کی، مگر وہ نہیں مانی تھی، اور اب وہ سالم کا پورٹریٹ بنا رہی تھی۔ کیا اس کے لیے سالم مجھ سے زیادہ اہم تھا؟ میں کچن کی جانب بڑھ گیا۔ میں آئینہ نہیں دیکھ رہا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ میرا چہرہ پل بھر میں تاریک پڑ گیا تھا۔ میری اندرونی توڑ پھوڑ ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ مومو ناشتہ؟ میں نے اسے پکارا تو آواز میں خود بخود سختی اور بیزاری سے مٹائی تھی۔ میز پر لگا دیا احسان؟ کھلو نہیں سالم، اس کی توجہ اپنے کینوس پر تھی۔ واقعی میز پر ہر شے سیٹ تھی۔ میں ناشتہ کر کے اٹھا تو کمرے میں استری شدہ کپڑے اور پالش جوتے پہلے سے رکھے تھے۔ میرا ہر کام وہ بھی نہیں تنتہی سے کرتی تھی، جیسے سالم کے آنے سے پہلے کرتی تھی، مگر اب اس کی توجہ بڑھ چکی تھی اور مجھے اس کا سالم کو اہمیت دینا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ مجھے مومو مکمل چاہیے تھی، مگر وہ بہت مصروف تھی۔ میں اس سے کوئی بات کہے بنا ہی چلا گیا۔ تمہیں یاد ہے سالم، جب میں کینیڈا میں ہوتی تھی تو اکثر سبین خالہ کے پوچھے بغیر تمہیں باہر لے جاتی، اور مومو اور سالم پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ میں لیونگ روم میں رکھے بڑے صوفے پر بیٹھا بازار ٹی وی دیکھ رہا تھا، مگر متوجہ انہی کی طرف تھا۔
मोमो मेरे साथ वाले सोफे पर बैठी थी और सारिम हमेशा की तरह इसके कदमों के करीब रखे कुशन पर बैठा बहुत तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। इसकी नजरें मोमो के चेहरे पर थी और मुसलसल मुस्कुराया जा रहा था। इसकी निगाहों से मुझे और उलझन हो रही थी। मैं बहुत छोटा था इस वक्त, इसलिए याद नहीं, मगर मुझे वो बिस्किट फिर भी याद है जो आपने बनाए थे। मोमो ने भी इख्तियार कहकर लगाया था। मम्मी अक्सर इन बिस्किटों का किस्सा सुनाती रहती हैं, सारिम मुस्कुराते हुए कह रहा था और मैं अंदर ही अंदर सुलग रहा था। मैं आज फिर वही बिस्किट बनाए ना? एकदम सारिम ने बच्चों की तरह कहा। मोमो ने मुस्कुराकर उसे देखा। चलो बना लेते हैं, वैसे मैंने बड़ा अरसा हुआ बिस्किट नहीं बनाए, लेकिन चलो अब तुम्हारे लिए बना लेते हैं। वो किचन में जाने के लिए उठ खड़ी हुई। सारिम भी इसके पीछे खड़ा हो गया। मगर आधा काम तुम करोगे, समझे? वो मुख्तलिफ अशिया निकालकर काउंटर पर रखते हुए कह रही थी। हाँ जी, मैं आपका खादिम जो ठहरा, मुफ्त का खादिम। वो कुछ जल कर बोला। मोमो बेख्तियार हंसती। किचन में कुछ पकाते वक्त मोमो अक्सर दुपट्टा उतार देती थी, जैसे दूसरी खवातीन करती हैं। वैसे भी घर में सिर्फ हम दो ही होते थे, कोई मर्द मुलाजिम तो था नहीं। लेकिन इस वक्त मुझे करने लगा जब सारिम के साथ बिस्किट बनाते हुए मोमो ने लापरवाही से कंधे पर लहराता दुपट्टा उतार कर साइड पे रख दिया और दोनों आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड कर ली। आप इस उम्र में भी कितनी स्मार्ट है महर, सारिम बेख्तियार कह उठा था और मैं बेयकीनी से अपनी हयादार बीवी को देख रहा था जो मुस्कुराते हुए तारीफ वसूल कर रही थी। जिस मोमो को मैं जानता था वो बाहर सर पर दुपट्टा तो नहीं लेती थी, मगर जिस्म को अच्छी तरह ढांप लेती थी। किसी दूसरे मर्द से बात करते हुए इसके लहजे में सख्ती दराती थी। वही मोमो सारिम के साथ ऐसे खड़ी थी। ठीक है कि वो इसका कजन था और छोटा था, मगर इसको आप या बाजी नहीं कहता था। वो नामहरम और जवान था, कोई बच्चा नहीं था। मैं मोमो को कुछ नहीं कह सकता, मैं इससे क्या कहता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिलाखिर मैं रिमोट सोफे पर फेंक कर तेजी से अपने कमरे में चला आया। मोमो इतनी मसरूफ थी कि इसे मेरे पीछे आने का ख्याल ही नहीं आया। इन दिनों मैं बहुत चिड़चिड़ा और बेजार रहने लगा था। हर वक्त मेरा दिमाग फजूल वसवसे से बुनता रहता। मैं जितनी कोशिश करता कि इनसे पीछे छुड़ा लूं, वो इतना ही मेरे दिमाग को जकड़ लेते और कभी कभार मुझे वो फजूल नहीं दुरुस्त लगते थे। मोमो बदल रही थी, वो मेरी मोमो नहीं रही थी। वो अब सारिम की महर बनती जा रही थी। सारिम सब्जी नहीं खाता था, वो अब चिकन बनाती थी। सारिम को परफ्यूम बहुत अच्छे लगते थे। वो जिना पर से कितने ही परफ्यूम्स इसके लिए ले आती थी। सारिम को ब्लू और ग्रे कलर अच्छा लगता था। मोमो उनको की बेतहाशा शर्टें खरीद कर उसे गिफ्ट कर चुकी थी। इसकी जबान पर नाम होता तो सिर्फ सारिम का, उसको ख्याल होता तो सिर्फ सारिम का। वो बिन बुलाया मेहमान अगर ठीक से कुछ ना खाता तो मोमो परेशान हो जाती। खा क्यों नहीं रहे हो, मैं कुछ और बना दूं? और वो मना भी करता। तब भी वो इसके लिए मछली तलने लगती। मोमो को पराठे बनाना बहुत बुरा लगता था और पिछले 3 हफ्ते से वो रोज सुबह सारिम के लिए पराठे बनाती थी, सारिम का नाम लेते हुए। इसकी आवाज में बेहद नरमी और आंखों में बेहद एक प्यार भरा तासुर होता था। मैं इस तासुर को कोई नाम देने से कासिर था। मेरे दिमाग में बार बार खतरे की घंटी बजती थी, मगर मैं उसको सुनने की कोशिश नहीं करता था। शायद मैं बेगैरत हो गया था। अपनी इसी कैफियत के बायस इस रोज इन 8 बरसों में पहली दफा मेरी मोमो से पहली लड़ाई हुई थी। मैंने उस रात उसको कहा कि वो मेरी सफेद शर्ट इस्त्री कर, मगर इसने ग्रे वाली कर दी थी। ये क्यों की है? मैंने तुम्हें बताया तो था। बात इतनी बड़ी नहीं थी, मगर मेरे अंदर उबलने वाले लावे को रास्ता मिल गया था। ओह सॉरी अस्तान, वो मैं सारिम की ग्रे शर्ट लाई थी ना, तो मेरे जहन में वही थी। वो हंसकर अपनी बेवकूफी बता रही थी। मैं सारिम नहीं हूँ मोमो। एकदम मैं शर्ट फेंक कर गुस्से से बोला था। इसने कदरे हैरत से मुझे देखा। हसन, मैं सारिम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा आम शक्ल और सूरत वाला बूढ़ा शौहर हूँ। तुम क्यों भूल जाती हो? मेरी आवाज में जहर भरा था। हसन, मेरे जहन में नहीं रहा। मैं एकदम खामोश हो गई। डांट सुनते वक्त वो ऐसे ही हो जाती थी। हाँ, तुम्हारे जहन में सारिम के अलावा और रह कौन सकता है? तुम्हें कहाँ अपना 56 साल शौहर याद होगा? मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में उसे देखा। वो उलझन भरी हैरान निगाहों से मुझे देखती रही। सुनो, ये मेरा घर है, सिराय नहीं है। तुम सबीन से कहो वो अपने बेटे के लिए अलग घर ले ले। बहुत कमाता है इसका शौहर, और खुदा के लिए मेरी लाइफ डिस्टर्ब ना करे। हसन, वो शौक थी। आप क्या कह रहे हैं? वो बेचारा 4 दिन बाद चला ही जाएगा। मैं खाला को कैसे कह सकती हूँ? मैं उम्मीद रखूंगा कि 4 से 5 दिन ना हो, वरना सबीन से मैं खुद ही कह दूंगा। अपनी सफेद शर्ट उठाकर मैं वॉशरूम में घुस गया। ये अमर ही मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए काफी था कि सारिम 4 दिन बाद मेरे घर से दफा हो जाएगा। मुझे एक कमीनी सी खुशी हुई थी। वो सुबह बहुत अजीब थी। मैं एक अच्छी नींद लेकर उठा तो पता नहीं क्यों मुझे फिजा में किसी अनहोनी की बू आई। यूं लगता था जैसे हवा मुझे कोई पैगाम दे रही हो। दिल भी अजीब सा हो रहा था और तबीयत भी बेजार थी। मैंने ड्रेसिंग रूम में से अपने कपड़े उठाए और नहाने चला गया। यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर निकला तो यूं आईने में एक निगाह खुद पर डाली। गंदुमी रंगत, आम नकूश, कनपटियों के सफेद बाल, आंखों के गिर्द बेताशा जुर्रियां मैं मोमो के साथ सूट नहीं करता था। सर से टक्कर मैं अपनी किताबों की जानिब बढ़ गया। तब मुझे याद आया कि रात मेरे पेन की नींव टूट गई थी। हो सकता है मोमो के पास कोई पेन पड़ा हो जिससे मैं आज के दिन काम चला लूं। मैं मोमो सारिम के लिए पराठे बना रही थी। मैं इससे कुछ कहने का इरादा तर्क करके उस अलमारी की जानिब बढ़ गया।
की अलमारी में 4 खाने कपड़ों के थे, दरमियान में एक दराज थी और सबसे निचला खाना जूतों का था। मुझे नहीं इल्म था वो अपनी चीजें किधर रखती थी। मैंने इसकी दराज खोल ली, वहाँ बेतहाशा ब्रश, पेंट्स के डब्बे, ऑयल पेंट्स की शीशियाँ, रोल्स, पेंसिल्स और बहुत से कागजात रखे थे। मैं उलट पलट कर कोई कलम तलाश करने लगा, एकदम मेरे हाथ किसी शीशी से टकराए। मैंने उसे ऑयल पेंट की शीशी समझकर नजरअंदाज करना चाहा, मगर दफातन मेरी निगाह इसी शीशी पर लगे लेबल पर पड़ी। वो ऑयल पेंट की शीशी नहीं थी। मैंने उसे उठाकर उसका नाम पढ़ा और उसी लम्हे वहाँ, हाँ, ये वही लम्हा था जब मेरी खुशगवार जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैंने इसका नाम पढ़ा। जमीन और आसमान मेरी निगाहों के सामने घूमने लगे थे। मुझे चक्कर सा आया, मैंने दीवार को थाम लिया। अगर ना थामता तो गिर जाता, मगर गिर तो मैं गया था। मैं आसमान से जमीन पर पटका गया था। वो शीशी जो मेरे हाथ में थी वो मुझे अपनी हयादार वफाशुर बीवी की अलमारी से मिली थी। वो बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स की थी। बहुत से मनाजिर, बहुत सी बातें और बहुत सी सिसकियां मुझे याद आई थी। मैं बांझ हूँ हसन, मैं आपको औलाद नहीं दे सकती। वो रोते हुए कहती थी मैं मां नहीं बन सकती। वो सिसकती थी, किसी दूसरे के बच्चे को देखकर रोती थी, कमरा बंद करके फूट फूट कर रोती थी। मैंने आपको बताया था ना, मेरी बीवी बहुत अच्छी अदाकारा थी। वो मुझे पिछले 8 बरसों से मुसलसल बेवकूफ बनाती आ रही थी। वो मुझसे कहती थी मैं बांझू और मैं आंखें बंद करके यकीन कर लेता था। उसने मुझे कभी अपनी रिपोर्ट्स नहीं दिखाई थी, इसने कभी किसी किस्म के इलाज की बात नहीं की थी। अगर आपको मेरी बात पर झटका लगा है तो मैं असल बात आपको बताता हूँ। मोमो दरअसल कभी मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती थी। मैंने आपको बताया था ना कि वो नफ्सियाती मरीज थी। हो सकता है कि इसकी हमदर्दी और मोहब्बत में आप इस बात को भुला चुके हो, मगर मैं नहीं भूला था। मुझे याद था, मुझे अच्छी तरह याद था वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का शिकार थी और वो खुद भी ये बात जानती थी। इसे पता था वो सारी उम्र मेरे साथ नहीं रह पाएगी। बढ़ती उम्र इसके एहसासात को मिटा देंगे, उल्टा देंगे। मैंने आपको बताया था ना, मोमो एक बहुत समझदार लड़की थी। सेलिम तक के 30-40 बरस की उम्र में कोई नौजवान ऐसा होगा जिसके आगे वो हार जाएगी। समझदार लड़की ने बहुत समझदारी से सारी प्लानिंग की थी। वो माँ बन सकती थी, मगर वो माँ बनना नहीं चाहती थी। औलाद की जंजीर को पाँव में नहीं डालना चाहती थी। उसको मालूम था एक न एक दिन वो मुझे छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। अपनी नफ्सियाती हिस्स की तस्कीन के लिए इसने अपनी ममता कुर्बान कर डाली थी। ये वो एहसास जुर्म था जो इसे सुकून से सोने नहीं देता। बांझ औरतें कमरा बंद कर करके चीख चीख कर रोया नहीं करती। वो अक्सर नींद में बड़बड़ाती थी, आई डोंट वाना डू दिस, समवन हेल्प मी प्लीज। इसका एहसास जुर्म से कचकों के लगाता था, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो एक मुखलिस लड़की थी, मगर अपनी नफ्सियाती ख्वाहिश की तकमील के लिए वो बहुत आगे निकल चुकी थी। कितनी ही देर शीशी हाथ में था, मैं उसे देखता रहा। मेरे दिमाग में आंधियां चल रही थी। 34 बरस में मैंने इस औरत से मोहब्बत की। 34 बरस मैं समझता रहा कि मेरी माँ मुझे छोड़ सकती है, मंगेतर नाई माँ बेवफाई कर सकती है, मगर मोमो कभी ऐसा नहीं करेगी। अगर मुझ में गैरत और अकल होती तो पिछले 3-4 हफ्तों से जो मेरे घर में हो रहा था वो मुझे झंझोड़ने के लिए काफी थे। मोमो का सारिम के लिए इल्तफात मेरी निगाहों से छुपाना था, मगर फिर भी मैं खुद को कोस कर अपनी शक्की तबीयत को मोरद इल्जाम ठहराकर खामोश हो जाता था। मगर वो शीशी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। बहुत देर में, बहुत देर मैं दीवार के सहारे टेक लगाए माउफ होते हुए दिमाग के साथ खड़ा रहा। फिर जैसे कुछ होश आया तो मैंने उंगलियों में जकड़ी। माँ ने हमारी गोलियों की शीशी जेब में डाली। बहुत थके थके कदमों से चलते हुए मैं बाहर आया था। मोमो और सारिम किसी बात पर हंस रहे थे। मैंने उनको नहीं देखा, मैंने किसी को नहीं देखा। मैं सिर्फ जमीन को देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे में मगन थे। वो जवान थे, जिंदगी इनके लिए हंसती मुस्कुराती थी, और मैं बूढ़ा बेवकूफ मर्द धीरे धीरे चलता हुआ बाहर आ गया। मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा था। मुझे खुद नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। तमाम रास्ते अनजाने लग रहे थे। जिन रास्तों का मैं राही था उन्होंने मुझे कहाँ पहुंचा डाला था। पता नहीं कब और कैसे मैं चलता हुआ पार्क आ पहुंचा। ये वही पथरीली रोड थी जहाँ मैं 14 बरस की उस लड़की के साथ जॉगिंग किया करता था। वो लड़की किधर चली गई? मैं इसे कहाँ ढूंढूं? मैं एक दरख्त के तने से टेक लगाकर खड़ा हो गया। मेरा सब कुछ तो लुट चुका था। मेरी वाहिद मता नेक बीवी थी जो अब कहीं भी नहीं थी। मैं 56 साल PhD डॉक्टर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना चाहता था, मगर मोमो ने तो मुझसे आंसू भी छीन लिए थे। मैंने इसको कई बरस पहले आई हेट यू कहा था। वो उस दिन बहुत रोई थी, पर इसने बहुत अच्छा इंतकाम लिया था मुझसे। रिजवी साहब की बीवी का पता है तुम लोगों को? मेरी समाज से एक मोहम्मद आवाज़ टकराई। जिस दरख्त के साथ मैं खड़ा था इसके पीछे बेंच पर हमारी कॉलोनी के चंद मोहम्मद रिटायर्ड बूढ़े रोज
रोज़ की तरह गपशप के लिए जमा थे। मैं दरख्त की ओट में था, इनकी वैसे भी मेरी जानिब पुश थी। वो मेरी मौजूदगी से लाइल्म से 5 वाले रिजवी साहब को डिस्कस कर रहे थे। मेरी जहनी कैफियत मुझे इनकी कोई बात ना सुनने देती अगर मैं आरिफ साहब का अगला फिक्रा ना सुनता। हाँ भाई, रिजवी साहब ने घर से निकाल दिया है। जिन दिनों वो फैक्ट्री के काम से फैसलाबाद गए थे, इनकी बीवी इनके दोस्त के घर आती जाती थी। इनके ड्राइवर ने रिजवी साहब को आते ही बता दिया, अब बताओ कुंवारे अकेले रहने वाले मर्द के घर में भला इस औरत का क्या काम। हाँ भाई, दुनिया बड़ी फरेबी है। शक्लें जितनी मासूम होती हैं, करतूत उतने ही घिनौने। अब ये डॉक्टर साहब की जवान बीवी को ही देख लो तुम। सभी साहब कह रहे थे और मुझे लगा मैं अगला सांस नहीं ले सकूंगा। कौन डॉक्टर साहब? आरिफ साहब को याद नहीं था। C9 वाले डॉक्टर साहब जिन्होंने इस उम्र में जवान लड़की से शादी की थी। भाई हमने तो पहले ही कह दिया था, ऐसी गैर हकीकी और गैर फितरी शादियां नहीं चला करती। बूढ़ा मर्द जवान औरत को नहीं संभाल सकता। मुझे लग रहा था कोई मुझे चौक पर खड़ा करके कोड़े मार रहा हो। क्या हुआ हसन साहब की बीवी को? वो तो बड़ी अच्छी है। तुम्हारी भाभी जब बीमार हुई थी तो रोज सूप बनाकर भेजा करती थी। अरे ये ऐसी ही होती हैं, सूप बनाकर मासूम अदाएं दिखाकर अपने जाल में फंसाने वाली। देखते नहीं हो कैसे हाथ में हाथ डाले इस विलायत वाले कज़न के साथ इधर फिर रही होती है। हम आंखें रखते हैं मियाँ, कोई बच्चे नहीं हैं। सभी साहब के अल्फाज मुझे छलनी कर रहे थे। मेरा रुआ रुआ ज़ख्मी हो चुका था। सही कहते हो, सभी मोहब्बत बेगैरत और बेवकूफ़ बना देती है। ये इंतहा थी, मैं इससे आगे नहीं सुन सकता था। मैं बेवकूफ़ था, मैं बूढ़ा था, मैं बेगैरत नहीं था। जिसको मफरूज़ा समझता था वो चौक में बैठे लोगों के लिए गॉसिप बन चुका था। मेरे अंदर का मर्द जाग उठा था। मैं बगैर कोई आहट पैदा किए दरख्तों के झुंड से निकला और इन दोनों के पीछे से तेज तेज कदम उठाता पार्क से निकल गया। मेरा रुख घर की जानिब था। मुझे मोमो से बात करनी थी। मुझे इससे सिर्फ 2 टोक बात करना थी। मैं मोमो को छोड़ना नहीं चाहता था। मैं इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार था। मैं बूढ़ा हो चुका था, मुझे उसकी ज़रूरत थी। इस किस्म के ख्यालात से मैंने अपने अंदर के गैरतमंद मर्द को अंदर ही दफन करने की कोशिश की। आप मुझे बेगैरत कहेंगे, आप कह सकते हैं। बहुत आहिस्ते से मैंने घर का बैरूनी दरवाज़ा खोला। दबे कदम उठाता मैं अंदर दाखिल हुआ। मोमो और सालिम मेरी आमद से बेखबर थे। इनके ख्याल में मैं यूनिवर्सिटी जा चुका था। मैं आगे बढ़ना चाहता था मगर लिविंग रूम का मंजर देखकर मुझे ओट में होना पड़ा। सोफे पर बैठा सालिम था। इसके बहुत करीब मोमो बैठी थी। इसका सर सालिम के कंधे पर था, आंखों में आंसू थे। सालिम का दाएं बाजू मोमो के शानों के गिरता। कभी इन आंसुओं से मैं भी हार गया था और हैदर भी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी सालिम, वो भी की आवाज़ में कह रही थी। महर, आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? आप मेरे साथ कनाडा आ जाएं, मैं वहाँ जल्दी अलग अपार्टमेंट ले लूँगा। बस फिर मैं होऊंगा और आप, हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वाकई तुम्हारे साथ चली जाऊँ। मगर हसन वो मुतज़ब थी। आप उनको एक ही दफ़ा बता दें, 2 टोक अंदाज में बता दें। वो जैसे चिढ़कर बोला था, क्या बता दूं? यही कि आप इन जैसे खुदगर्ज और सेल्फ सेंटर्ड बंदे के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ रहना चाहती हैं। सालिम, ऐसे मत कहो, मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे दिल में खुशगुमानियों ने सर उठाए। ठीक है, फिर मेरे बगैर रह लेंगी आप? वो जैसे खफा सा हो गया। नहीं रह सकती ना, यही तो मसला है। तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकती। मैं तो तुम्हें देख कर जीती हूँ सालिम। मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत ही तुमसे की है। मेरी खुशफहमियों का घड़ा चिकनाचूर हो गया था। हसन साहब से भी ज़्यादा? ऑफ कोर्स सालिम। क्या तुम्हें शक है? इसने मसनूई खफगी से कहा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे मोमो से नफरत महसूस हुई थी। पहली दफ़ा मेरा दिल इस पर थूकने को चाहा था। मैं ओट से निकला। वो दोनों मेरे सामने थे मगर उन्होंने मुझे नहीं देखा। आई लव यू टू महर। सालिम इस पर झुका था। मोमो ने आंखें मूंद ली। इसने मोमो के माथे पर अपने लब रख दिए। मैंने भी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत की है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। वो इस पर झुका। नहायत जज्ब के आलम में कह रहा था, तो फिर ले जाओ अपनी महर को। इन दोनों के बिल्कुल सामने आकर मैं बुलंद आवाज़ में बोला था। करंट खाकर मोमो इससे अलहदा हुई। हसन आप? वो खड़ी हो गई। इसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने गिरी निगाहों से उसे देखा। इसने बेख्तियार कंधे पर आया तो पट्टा दुरुस्त किया। फिर कदरे घबरा कर चेहरे पर बिखरे बाल समेटने लगी। इसकी उंगलियां कपकपा रही थी। तुम इससे बगैर नहीं रह सकती? फिर चली क्यों नहीं जाती? मैं एक कदम आगे बढ़ा था। इसने निगाहें उठाकर मुझे देखा, फिर जैसे जबरन मुस्कुराई। आप कब आए? यूनिवर्सिटी नहीं गए? जल्दी आ गए ना? हकला कर वो बोली। नहीं मोमो, मुझे तो बहुत देर हो गई है इस मुकाम तक आते आते। मेरा लहजा सरता। इसने खौफजदा होकर मेरा चेहरा देखा। क्या हुआ हसन? मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। वो लड़खड़ा गई। 34 बरस मोमो, 34 बरस मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुम घटिया औरत। मैंने एक और ज़ोरदार थप्पड़ मारा तो फ़ौरन चकरा कर गिर गई। मैंने इसे अपने पाँव में मौजूद जूतों से भी ठोकर मारी। जलील, बदकिरदार, हर्राफा। मैं उसे गालियाँ बक रहा था और वो सोफे पे गिरी चुपचाप पिट रही थी। फिर एकदम मैंने अपना हाथ रोक लिया। इसके मुँह से खून निकल रहा था। इसका गचा टूट चुका था मगर मुझे मोमो पर तरस नहीं आया था। सारे में शशदर खड़ा सा सारा तमाशा देख रहा था। हसन, मुझे माफ़ कर दे। सोफे पर बैठी मोमो मेरे कदमों में गिर गई। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझसे गलती हो गई थी। वो रो रही थी। मैंने अपने भारी बूट से इसके चेहरे पर ठोकर मारी। वो पीछे को होकर गिर गई। गलती? तुम इसे गलती कहती हो? तुम समझती नहीं ये बूढ़ा हो गया तो शायद बेगैरत भी हो गया है।
मगर मैं बेगैरत नहीं हूँ। बस करे हसन साहब, छोड़े महर को। मैं इसे मारने को आगे बढ़ा तो सालिम ने बेख्तियार मदाखलत की। शट अप सालिम, तुम जाओ यहाँ से। मोमो ने एकदम चीख कर उसे रोका। उसके बढ़ते कदम वहीं रुक गए। वो अब सोफे का सहारा लेकर उठने की कोशिश करी थी। मैंने इसका बाजू खींच कर उसे उठाया और उसका चेहरा अपने बिल्कुल सामने किया। 8 साल तुम मुझे धोखा देती रही, क्यों? मुझे जवाब दो। मैं चीख रहा था। इसने होठों से रिश्ता खून हथेली की पीछे साफ किया और कुछ कहने को लब खोले। मैं वो हकला रही थी। वो कहने लगी थी कि मैंने जेब में हाथ डालकर दवाई का वो शीशी निकाल कर उसके सामने की। ये क्या है मेहरुनिसा? वो जो कुछ कहना चाह रही थी, जैसे 200 वॉट का करंट खाकर लम्हे को 2 कदम पीछे हटी। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। इसका पूरा वजूद एक लम्हे को लरज उठा। ये तुम इस्तेमाल करती हो ना मोमो? मैं शीशी इसके चेहरे के करीब ले जाकर पूछ रहा था। वो इसी तरह पटी पटी निगाहों से शीशे को देखती रही। मुझे जवाब दो। मैं हलक के बल दहाड़ा था। कुछ कहने के लिए खुले लब इसने बंद करके जोर से आंखें मीचली, फिर इन्हें खोलकर मेरी जानिब देखा। इस लम्हे मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद वो शीशी किसी और की हो। मोमो डॉक्टर थी, इसने किसी को देनी होगी। शायद मैं गलत हूँ। काश ऐसा हो जाए। काश मोमो कह दे कि ये किसी और की है। मुझे ठीक ठीक बताओ मोमो, ये तुम इस्तेमाल करती हो? इसने बहुत बेबसी से मेरी जानिब देखा और फिर मेरी मोमो ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने जोर से शीशी दीवार पर दे मारी। मेरा सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। चली जाओ तुम यहाँ से, दफा हो जाओ मेरे घर से। मैंने उसको बाजू से पकड़ा और घसीटता हुआ दरवाजे तक ले आया। इसके होठों के किनारे से खून रिस रहा था। चेहरा मतोरम और आंखें सूजी हुई थी। वो चुप थी, बिल्कुल चुप। मैंने तुमसे मोहब्बत की, बेपनाह मोहब्बत, मगर तुम बदकिरदार औरत, तुम नफसियाती मरीज, तुमने मेरा मान तोड़ दिया मोमो। निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मैंने बैरूनी दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर धक्का देना चाहा। नहीं, वो एकदम चीखी थी। ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इसने अपनी उंगलियों से दरवाजे की चौखट थाम ली। ये तुम्हारा घर नहीं है। मैं वहशियाना अंदाज में से बाहर धकेल रहा था और वो मेरे थप्पड़ों की ताब न लाते हुए वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। दरवाजे का किनारा अभी तक इसके हाथ में था। मैं आपकी बीवी हूँ। मुझे एक दफ़ा, वो रोते हुए कुछ कहना चाहती। शट अप। मैंने इसे अपने बूट की एक ठोकर और मारी। मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद करना चाहा। इसकी उंगली दरमियान में आकर कुचली गई। इसने उनसे खून निकलकर वहीं चौखट पर गिरता देखा। मैंने दरवाज़ा खोलकर इसके खून आलूदा हाथ वहाँ से हटाने चाहे। वो दरवाजे को पकड़ बैठी थी जबकि मैं उसे धकेल रहा था। इसकी पिंक घड़ी इसी कश्मकश में वहाँ गिर गई। इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। इसके हाथ छुड़ाने की कोशिश में मेरा अपने हाथ खून आलूद हो चुके थे। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। 34 बरस का ताल्लुक यूं ख़त्म नहीं कर सकते हसन। आप नहीं। वो दरवाज़ा पकड़ कर रोने लगी। ख्याल तुम्हें उस वक्त नहीं आया जब तुम मेरे घर में मेरी नाक के नीचे अपने कज़न से अफेयर चला रही थी? जब मेरी गैर मौजूदगी में तुम मुझसे बेवफाई कर रही थी, तब तुम्हें इस 34 बरस का ताल्लुक का ख्याल नहीं आया? मैं भड़क उठा था। एकदम मोमो ने दरवाजे की दहलीज छोड़ दी। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे दिख रही थी। इसकी निगाहें जैसे पत्थर की हो गई। वो बिल्कुल साकित हो चुकी थी। क्या कहा आपने? इसने बेयकीनी से पूछा। तो तुम क्या समझती थी मुझे पता नहीं चलेगा? तुम मेरे घर में गैर मर्द के साथ अफेयर चलाती रहोगी और मैं बूढ़ा और बेगैरत बन के तमाशा देखता रहूंगा। तुम झूठी बदकिरदार जलील औरत। बोलते बोलते मेरा सांस फूल गया। इस्लाम में मोमो जमीन से उठ खड़ी हुई। इसकी उंगली से खून रिस रहा था मगर उसको दर्द नहीं हो रहा था। वो मुझे देख रही थी, मेरी आंखों में देख रही थी। मैं झूठी हूँ, मैं बदकिरदार हूँ। हाँ, मैं झूठी और बदकिरदार हूँ। मैं आपके घर में अपने कज़न के साथ अफेयर चलाती रही हूँ। हाँ, मैं बहुत बुरी हूँ। एक दफ़ा आपने कहा था तुम नादान हो। पापा ने भी यही कहा था। आप दोनों ने दुरुस्त कहा था। हाँ, मैं नादान थी, पागल थी, बेवकूफ़ थी, जो 34 बरस आपसे मोहब्बत करती रही। वो मुझे देखते हुए पीछे थी। सारिम तो पहले ही बाहर जा चुका था। मैं इससे आगे बोलने की हिम्मत मोमो नहीं थी। वो कब लड़ाई झगड़ों में बोला करती थी। लब बीच कर वो अपने खून आलूद हाथ लिए भागती हुई सारिम के पास चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मियाँ बीवी के दरमियान असल रिश्ता एतबार और एतमाद का ही तो था। हमारे दरमियान वो दोनों ख़त्म हो चुके थे। मेरी मोमो अपनी बदकिरदारी, अपने झूठ का इकरार करके मेरे घर से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। मोमो एक दफ़ा फिर मेरी ज़िंदगी से चली गई तो मैं ज़िंदगी को 8 बरस पहले की स्टेज पर ले आया। फ़र्क सिर्फ ये था कि अब मुझे मोमो का इंतज़ार नहीं था, इसलिए मैं अपने आर्ट अकेडमी बंद कर दी और अपना खर्च सिर्फ यूनिवर्सिटी से चलाने लगा। वो गई तो मेरा घर एक दफ़ा फिर वीरान हो गया। मेरी हर शय बेतरतीब हो गई। कोई चीज़ भी नहीं मिलती थी। मैंने बिलाखिर एक लड़के को मुलाजिम रख लिया। इस मुलाजिम लड़के नबील को मैंने कह रखा था कि वो मुझे नाश्ते में तला हुआ अंडा और कॉफ़ी नहीं देगा, ना ही वो लिविंग रूम में अपने डोर प्लांट्स रखेगा। मोमो के तमाम पर्दे मैंने अपने घर से बाहर निकाल दिए थे, तमाम पौधे बाहर निकाल दिए जो वो लगाया करती थी। सब सेटिंग बदल गई। जिस सुबह वो मेरे घर से गई थी उसी शाम मैंने तमाम सामान, कपड़े, जूते, पासपोर्ट वगैरह बैग में डालकर हैदर के घर पहुंचा दिया था। ये काम मैंने खुद नहीं किया था बल्कि एक मुलाजिम की मदद ली थी। हर रोज़ सफाई करते वक्त टेबल, दरवाजे की चौखट पर लगे स्याही माइल्स और धब्बों को साफ करने की नाकाम कोशिश करता था। वो साफ नहीं होते थे धब्बे। मोमो अपनी यादें मेरे घर में बखेर कर चली गई थी।
تو یہ تھی میری کہانی، ایک بے وفا ماں سے شروع ہو کر بے وفا بیوی پر ختم ہونے والی داستان۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں آپ کو کوئی افسانوی قسم کی ہیپی اینڈنگ، خوشگوار اختتام نہیں دے پاؤں گا، آپ کو چند کڑوے حقائق اپنے حلق سے نیچے اتارنے پڑیں گے۔ تو یہ میری کہانی کا اختتام تھا۔ اگر میں کوئی رائٹر ہوتا تو اپنی اور مومو کی کہانی یہیں ختم کر ڈالتا، کیونکہ رائٹر کے پوائنٹ آف ویو سے آگے کچھ بچا نہ تھا۔ لیکن میری داستان ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی کچھ باقی ہے، وہ کچھ جس کے لیے میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا تھا۔ مومو کے جانے کے 4 برس بعد، یعنی کل شام میں کینیڈا آیا ہوں۔ مجھے یہاں ایک دنیائے آرٹ کے سیمینار میں شرکت کرنا تھی، ایک جگہ لیکچر دینا تھا، اور بس میری کل صبح واپسی ہے۔ کل کی پوری شام سیمینار میں گزر گئی، آج کی صبح یونیورسٹی میں، اور بالآخر میں ابھی گھنٹہ پہلے فارغ ہو کر ٹورنٹو کے مال پر آیا ہوں۔ مال کے ایک قدرے مہنگے سے اسٹور سے کچھ شاپنگ کرنے کے لیے میں وہاں گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ٹورنٹو کی سڑکوں پر پھرتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ میں سر راہ مومو سے ٹکراؤں گا۔ وہ رہتی بھی ڈاؤن ٹاؤن کے قریب ہی تھی۔ اگر اس نے الگ گھر لے لیا ہو تو الگ بات تھی، مگر سبین کا گھر یہیں آس پاس ہی تھا، اور مجھے یقین تھا کہ مومو سارم کے ساتھ چلی آئی تھی۔ ایک گارمنٹ شاپ سے لیدر جیکٹ پسند کرتے ہوئے میں مسلسل اطراف میں دیکھ رہا تھا، مگر وہاں مومو کہیں نہیں تھی۔ بالآخر میں اپنی جیکٹ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جس لمحے میں کاؤنٹر پہ کھڑا پیمنٹ کر رہا تھا، مجھے اپنے دائیں جانب ایک شناسا سا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ مومو نہیں تھا، وہ سارم تھا۔ وہ بھی اپنے لیے جیکٹ پسند کر رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ بڑا اور ہینڈسم ہو گیا تھا۔ اس نے چھوٹی سی داڑھی بطور فیشن رکھی تھی، اس کا قد اور بھی لمبا ہو گیا تھا۔ کتنے ہی لمحے میں سارم کو دیکھتا رہا، تب مجھے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے، اور وہ لڑکی مومو نہیں تھی۔ وہ شکل سے ایشین لگتی تھی، مگر شاید پلی بڑی وہیں تھی۔ مجھے بہرحال سارم کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر جھٹکا سا لگا تھا۔ جیکٹ کی پیمنٹ کر کے سارم اپنا شاپر تھامے کسی بات پر ہنستے ہوئے اس لڑکی کے ہمراہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ دفتن اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ اس کی ہنسی رک گئی، صرف ایک لمحہ لگا تھا اسے مجھے پہچاننے میں، پھر اس نے منہ پھیر لیا۔ سارم اپنی انا عزت نفس کو پس پش ڈال کر میں نے اسے پکارا تھا۔ اس نے چہرہ میری جانب کیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تناؤ آ گیا تھا۔ یس، اس نے یہ مخاطب کیا جیسے ہم اجنبی ہوں۔ میں ایک قدم آگے بڑھا۔ مجھے تم سے بات کرنا ہے، میں نے چونکہ انگریزی میں کہا تھا اس لیے اس کے ساتھ موجود لڑکی اوکے میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ سارم نے تنفر سے مجھے دیکھا۔ جی کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ میں مومو کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کیسی؟ ہم دونوں ایک ساتھ شاپ سے باہر نکلے تھے۔ وہ میری جانب دیکھنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کیسا ہونا چاہیے؟ اس نے الٹا مجھ سے پوچھا۔ ہم دونوں روڈ کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ شادی کر لی اس نے؟ شاید نہیں کی، کیونکہ تمہارے ساتھ تو کوئی اور لڑکی ہے، میں نے تنزیہ کہا۔ اس نے چہرہ میری جانب کیا۔ وہ میری منگیتر ہے زیب۔ زبردست سارم، بہت اچھا۔ میرا گھر برباد کر کے تم نے منگنی رچا لی کسی اور سے؟ تمہارے لیے مومو نے مجھے چھوڑا اور تم؟ مجھے اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ سب سے پہلے تو حسن صاحب آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ مہر نے آپ کو چھوڑا تھا۔ ان نے آپ کو چھوڑا نہیں تھا، آپ نے ان کو گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ اور دوسری بات، وہ سرد اور کٹیلے لہجے میں کہہ رہا تھا، مجھے اپنے گھر کی بربادی کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، آپ نے اپنا گھر خود برباد کیا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ میں نے اپنا گھر برباد کیا تھا یا تم نے؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو آگ لگائی تھی۔ وہ بڑے سکون سے کہہ رہا تھا، اور تمہارا کوئی دوش نہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے میری جانب دیکھا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے میری بیوی کے ساتھ میرے گھر میں افیئر چلایا سارم۔ تم نے میری اس بیوی کو مجھ سے چھین لیا جس سے میں نے 34 برس محبت کی تھی، اور تم کہتے ہو کہ تم نے کیا کیا؟ شدت سے سب سے میری آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ حسن صاحب آپ نے مہر سے صرف محبت کی تھی، اور محبت صرف نہیں ہوا کرتی، محبت اعتبار اور اعتماد کیے بنا ادھوری ہوتی۔ آپ نے 34 برس مہر سے محبت کی مگر اعتبار نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو شاید ان سے محبت بھی نہیں کی، آپ کو تو صرف ان کی ضرورت تھی۔ محبت تو صرف آپ نے اپنے آپ سے کی ہے۔ آپ ایک خود غرض، سیلف سینٹرڈ اور خود پسند انسان ہے۔ آپ کو ہمیشہ سے اپنا مفاد عزیز رہا ہے، اور مہر حسن صاحب آپ 34 برس اس عورت کو نہ سمجھ سکے۔ آپ جانتے ہیں مہر کون تھی؟ آپ نہیں جانتے، آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، قد تھا، اس کی آواز سے میرے لیے نفرت چھلک رہی تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حسن صاحب، مہر کون تھی؟ وہ عورت جسے آپ نے بے عزت کر کے دھکے دے کر مجھ سے افیئر چلانے کے الزام میں گھر سے نکالا تھا، وہ عورت حسن صاحب، وہ عورت میری ماں تھی، میری سگی ماں۔ مجھ پر کسی نے آسمان توڑا تھا۔ میں جیسے کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ نہیں، میں نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ غلط کہہ رہا تھا۔ مومو کیسے اس کی ماں؟ نہیں، یقین نہیں آیا نا آپ کو؟ کیسے یقین آ سکتا ہے آپ کو؟ آپ کو تو اپنے شک میں بہت دور نکل چکے تھے۔
आप तो मेरे उनके ताल्लुक़ को, हमारी मोहब्बत को इस गंदी नज़र से देखते रहे जिसके बारे में मुझे सोचते हुए भी शर्म आती है। मुझे लगा सारिम रो रहा है, इसकी आवाज़ भीग चुकी थी। मेरी माँ ने ज़िंदगी में सिर्फ एक गलती की थी मेरे नज़दीक। ये गलती नहीं थी मगर उनके नज़दीक थी। जिस दिन आपने उनको रुलाया था, उनकी इज़्ज़त नफ्स को कुचला था, उस दिन उन्होंने रोते हुए अपने पापा से कहा था कि अगर हसन ने मुझसे शादी न की तो मैं अपनी मर्ज़ी से किसी से भी शादी करके ख़ुद को बर्बाद कर डालूँगी। शायद तब सर को दुख हुआ उन्हें, और उन्हें मेरा ख्याल आए। सर को दुख हो, फिर उनको मेरा ख्याल आए। यही परेशानी मेरे नाना की मौत का सबब बनी थी और इसकी वजह आप थे, सिर्फ आप। आपने उनको दुत्कारा था, नतीजा उन्होंने सिर्फ आपको दुख देने के लिए कनाडा जाते ही सबीना आंटी के देवर से शादी कर ली थी। वो चाहती थी कि अपने शौहर के साथ वापस वतन आए और आपको ये सब कुछ बताकर दुख दें, मगर इनकी शादी 2 माह ही चल सकी। सबीना आंटी के देवर यानी मेरे फादर का 2 माह बाद ही एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। जब 17 साल की उम्र में माँ बनी तो उन्हें लगा उन्होंने गलती कर डाली है। वो मुझे सबीना आंटी के हवाले करके वापस पाकिस्तान चली गई। इनके दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी थी कि आप एक ना एक दिन की मोहब्बत यकीन करके उनसे शादी कर लेंगे। ये उम्मीद और यही ख्वाहिश थी जिसने इनसे झूठ बुलवाया। यहाँ किसी को उनकी शादी का इल्म नहीं था। सबीना आंटी ने सबसे छुपा लिया था। वो चाहती थी मेहर की शादी हो जाए, इसलिए बात मशरकी पॉइंट ऑफ व्यू से छुपाना ज़रूरी था कि वो एक बेवा और एक बच्चे की माँ भी हैं, और आपसे छुपाना तो और भी ज़रूरी था। वो कहती थी मैंने हसान से इसलिए छुपाया कि वो शख्स तो बासी खाना नहीं खाता था, किसी दूसरे के इस्तेमाल शुदा तौलिए को हाथ नहीं लगाता था। वो भला किसी की बेवा को कहाँ कबूल करेगा। मेरे नज़दीक ये उनकी गलती थी, लेकिन गलती इंसानों से ही होती है। वो कोई परफेक्ट किस्म का अफसानवी किरदार नहीं थी, वो एक जीती जाती इंसान थी। इनसे भी हमाकत हुई थी और इस हमाकत का सबूत मैं था। 17 बरस मैं कनाडा में सबीना आंटी के पास पला बड़ा। 17 बरस में माँ की मोहब्बत को तरसता रहा। मेरी माँ अपना घर बसाने के लिए मुझे छोड़ गई थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी माँ आपको छोड़ गई थी। मगर मैंने हसन रज़ा की तरह अपनी माँ को बेवफा करार नहीं दिया। मैं इनकी मजबूरी को समझता था। उन्होंने आपसे एक झूठ बोला और उसे छुपाने के लिए और भी कितने झूठ बोले। वो बहुत सच्चे और हसास दिल की मालिक थी। उन्होंने अपने बच्चे को इसका हक नहीं दिया था, वो मोहब्बत नहीं दी थी जिसका वो हकदार था, इसलिए इनके दिल में एहसास जुर्म था। वो जब भी किसी बच्चे को देखती थी एहसास जुर्म उन्हें बुरी तरह डिस्टर्ब कर देता था। फिर वो दूसरा बच्चा कैसे कर सकती थी। महर को कुदरत ने मोहब्बत से तख्लीक किया था। उन्होंने अपना हर रिश्ते को पूरी मोहब्बत और ख्याल से निभाया था। ये कैसे मुमकिन था कि वो अपने बेटे को भूल जाती। वो अपनी पहली शादी को भी अपनी गलती समझती थी, एहसास जुर्म, और आपसे मोहब्बत की इस कश्मकश में वो दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी, और शायद अपने बच्चे की ममता से महरूम रखने के जुर्म में वो खुद को सज़ा दे रही थी। फिर इन्हें ये खदशा भी सताता था कि दोबारा माँ बनने के अमल में कहीं ये राज ना खुल जाए कि वो पहले भी माँ बन चुकी हैं। अगरचे सबीना आंटी ने समझाती थी, लेकिन मेरी माँ के दिल में डर था, खौफ था, इस मोहब्बत के खो जाने का खौफ जो इसने बहुत बड़ी कड़ी रियाजत के बाद पाई थी। हाँ, मेरी माँ डरती थी, बहुत डरती थी। सिर्फ इसी खौफ डर के पीछे सिर्फ अपना घर बचाने की खातिर उन्होंने अपनी ममता कुर्बान कर डाली। उन्होंने मुझे खुद से दूर रखा। वो वहीं घास पर बैठ गया था, वो रो रहा था, वो बच्चों की तरह रो रहा था। 17 बरस मैं बिन माँ बाप के अपने ताया ताई के पास पलता रहा। 17 बरस मैं अपनी माँ को याद करके रोता रहा, और वो भी पुरसुकून नहीं थी। वो हर दूसरे बच्चे में अपना सारिम ढूंढती थी। वो सारिम जैसे वो रोता बिलकता टोरंटो में छोड़ कर आई थी। सिर्फ और सिर्फ आपके खातिर, आपकी वजह से मैं 17 बरस अपनी माँ से दूर रहा। समझती थी कि आपकी मोहब्बत ने सारिम को अपने बेटे को भूलने पर मजबूर कर दी, कि मगर माँ की ममता के आगे हार गई थी। सारिम ने अपना सर लैंप पोस्ट के डंडे से टिका दिया। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बुलवा लिया। 17 बरस बाद सिर्फ और सिर्फ 1 माह के लिए मैं इनसे मिलने आया। वो 30-35 दिन इनकी ज़िंदगी के लिए खुशगवार तरीन दिन थे। इनका जवान बेटा जवान के कंधे से भी, जो अब इनके कंधे से भी ऊंचा था, इनके पास आया था। वो खुश क्यों ना होती। 34 बरस उन्होंने आपकी खिदमत की हसान साहब, और फिर 34 बरस बाद सिर्फ 34 दिन अपने बेटे को प्यार देना चाहा। मगर आप इतने संगदिल, खुदगर्ज और घटिया इंसान थे, आपने इस पर भी शक किया। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बाद जिस तीसरी मोहब्बत को इस दुनिया की सबसे अजीम और खालिस मोहब्बत कहा जाता है, जिससे अल्लाह अपनी मोहब्बत का मवाजना करता है, आपने उस मोहब्बत पर भी शक किया। सिर्फ आपकी वजह से मैं उनको कभी माँ नहीं कह सका। सिर्फ आपकी वजह से मैं 17 बरस महरूमियों में घिरा रहा। 17 बरस बाद मुझे मेरी माँ मिली थी, मगर आपने क्या किया, सब कुछ तबाह कर डाला। वो सर घुटनों पर रखकर हिचकियों से रो रहा था, और मैं साकित सा खड़ा इस ऊंचे लंबे लड़के को रोते देख रहा था। मेरे जिस्म से कोई आहिस्ता आहिस्ता जान निकाल रहा था। मोमो ने क्यों नहीं बताया ये सब मुझे। सिर्फ एक बार तो एतबार किया होता मुझ पर, एक बार तो कहा होता कि इसका बेटा भी है क्या, तब मैं इसके बेटे को अपना बेटा समझ कर ना पालता। मेरी आवाज़ दूर कहीं से किसी खाई से आती सुनाई दे रही थी। हाँ,
सालिम ने तनफ्फुर से सर उठाकर मुझे देखा। मैंने भी यही कहा था उनसे जब आपने उनको निकाल दिया था। और जानते हो उन्होंने आगे से क्या कहा? उन्होंने कहा, सालिम तुम ना भी होते तब भी हसन मुझे मुजरिम साबित कर ही देते। मैंने अपने पहले शौहर का बता देती तो वो उठते बैठते इसके नाम के ताने देते। मैं सोच में गुम होती तो वो मुझ पर अपने साबका शौहर को याद करने का शक करते। शक के साथ आदमी की रग रग में भरा है। और आप कहते हैं वो आप पर एतबार करती? उन्होंने तो आप पर बहुत एतबार किया था, बस आपने उन पर नहीं किया था। जिस दिन आपने उनको घर से निकाला था, इस रात वो मेरे कंधे से लगकर बहुत रोई थी और मैं इनके साथ रोया था। वो बार बार मुझसे कहती थी, सारे मुझे जगा दो, मैंने शायद कोई ख्वाब देखा है। मुझे अपने चेहरे पे हाथ लगाकर रोती थी। सारे हसन ने मेरे मुंह पर बूट मारा। वो अपने ज़ख्मी हाथ देखकर रोती थी। उन्होंने मेरे हाथ दरवाजे में कुचल डाले। वो तो मेरे आर्टिस्टिक हाथों से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे कांटा भी चुभ जाता तो तकलीफ उन्हें होती थी। फिर उन्होंने ये क्या कर दिया? इस रात मेरी माँ बहुत रोई थी और इस रात मुझे पहली बार आपसे बेहद नफरत महसूस हुई थी। मेरा दिल आपको कत्ल करने को चाहा था। सालिम रोते हुए, बच्चों की तरह रोते हुए कह रहा था, और कोई मुझे 2 धारी तलवार से ज़िबाह कर रहा था। ये मैंने क्या कर डाला मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर डाला? मैंने अपनी मोमो को अपने घर से निकाल दिया। इस मोमो को जिसके लिए मैं किताबें लाता था, जिसके साथ मैं कॉफ़ी पीता था, जिसके रंगों और तितलियों से मैं मोहब्बत करता था। मेरे अल्लाह, मैंने इस मुड़ी हुई पलकों वाली लड़की के साथ क्या कर डाला? 17 बरस बाद उसे उसका बेटा मिला था और मैंने उसको क्या सज़ा दे डाली? मैंने इसके चेहरे पर अपने भारी जूता मारा। वो जूता इसकी पलकों से भी तो लगा होगा, इसकी इन पलकों से जिनसे मुझे मोहब्बत थी। मैंने इसके हाथ लहू लहान कर डाले। वो हाथ जिनको मैं दुनिया के खूबसूरत तरीन हाथ कहा करता था, मैंने उसको एक दफ़ा फिर रुलाया। ये क्या कर दिया मैंने? अपनी खुद साख्ता थ्योरियों में, अपने फजूल से सोचों में मैंने अपने आंगन को जला डाला। ये क्या कर दिया मैंने? आपने मुझसे मेरी माँ छीन ली हसन साहब। अब आप यहाँ क्यों आए हैं? वो सुर्खीली आंखों से मुझे देखते हुए पूछा था। मैं इसे क्या जवाब देता? मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। सारे मुझे अपनी माँ के पास ले चलो, मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा। वो मुझसे नाराज़ नहीं हो सकती। वो कभी मुझ पर नाराज़ नहीं हुई। मैं घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गया था। मेरे हाथ सालिम के आगे जुड़े थे। सॉरी हसन साहब, अब आपको देर हो चुकी है। अब आपको रोज़े हशर अपने किए का जवाब देना होगा। मेरी माँ 2 साल पहले थायराइड ग्लैंड के कैंसर से मर गई। ऑपरेशन के दौरान उनकी थायराइड के पीछे वाली रग कट गई थी। ना भी कटती तो भी अंदर से तो आपने उन्हें मार ही डाला था। उसने बेहद नफ़रत भरी निगाह मुझ पर डाली। आप जो खुद को बहुत ज़हीन समझते थे, एक माँ की मोहब्बत को ना पहचान सके, मगर आप भी कैसे पहचानते? आपने माँ की मोहब्बत देखी कब थी? मैं घुटनों के बल घास पर बैठा हूँ और सारिम जा चुका था। मैं यही बताना चाहता था आपको, मुझे मेरा इल्म मुझे धोखा दे गया। किताबों में लिखी सारी बातें सच नहीं होती हैं। सिर्फ इल्म का सहारा बहुत कमज़ोर होता है। किताबों में जो थ्योरियाँ होती हैं उन्हें जीते जागते इंसानों पर अप्लाई करना कितना गलत होता है। हम एक जहाँ का इल्म हासिल कर लेते हैं, दुनिया भर की किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन एक इंसान को नहीं जान पाते, उसे नहीं समझ पाते। मैं यही बताना चाहता था आपको कि इस दुनिया में फिल्मी और अफसानवी रोमांस भरी जज्बाती कशिश, जिसे आप और मेरे जैसे लोग मोहब्बत कहते हैं, इसके अलावा भी एक मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत जिसका मुकाम उस दुनिया के तमाम रिश्तों में पाए जाने वाली तमाम मोहब्बतों से अरफा है। वो मोहब्बत माँ की मोहब्बत होती है। और मैं वो बदकिस्मत इंसान हूँ जो किसी भी मोहब्बत को नहीं पहचान सका। पहचानता भी कैसे? माँ की मोहब्बत तो दिखी ही नहीं थी। थ्योरियों पर यकीन करके मैं मोमो की मोहब्बत पर भी यकीन नहीं करता था। और अब सालिम मेरे पास से जा चुका था। जाते हुए वो कह कर गया था कि जिस मोमो के बारे में आपको फ़ख्र था कि वो आपको पुकारने से पहले आ जाती थी, आज आप उसको जितना भी पुकारेंगे वो नहीं आएगी। मेरी मोमो भी उस बीमारी से मर गई जिससे कई बरस पहले एक और मोमो मर गई थी। मैं जिसने कभी मोमो को नहीं मनाया, आज टोरंटो की इस मसरूफ़ सड़क के किनारे घास पर घुटनों के बल बैठा ये सोच रहा हूँ कि मैं इस लड़की को कैसे मनाऊँ जिससे मैंने 34 बरस मोहब्बत की। मैं अपनी मोमो हैदर की मेहरुन्निसा और सालिम की महर को कैसे पुकारूँ? उसे कहाँ ढूंढूँ?